हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रहेगी अभी तक और सभी तक कंफर्म कर देंगे एक बार। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ इंक्रिमिनेशन एंड सरेंडर? सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब होता है कि खुद के खिलाफ गवाही देना, और सरेंडर का मतलब होता है खुद जाके, है ना, जाके अपना जो है जुर्म कबूल लेना। अच्छा, मैं समझ गया आपका डिफरेंस, मतलब आपका क्यों वो है, ठीक है। सरेंडर का मतलब होता है पुलिस के सामने सरेंडर कर रहे हो, ठीक है। आपको पुलिस पकड़ रही थी लेकिन आप आ नहीं रहे थे हत्थे में, और आप चले गए पुलिस के पास कि ये लो पुलिस, मुझे गिरफ्तार कर लो, ठीक है। क्योंकि आपको थोड़ा डर था कि अगर वैसे पकड़े गए तो ज़्यादा पिलाई होगी, इसलिए ऐसे ही चले जाते हैं। सेल्फ इंक्रिमिनेशन वाली जो चीज़ है वो जज के सामने निकल के आती है, ठीक है। हैप्पी देव दीपावली सभी को। यस। हम्म। राज्यसभा का इलेक्शन कोई बॉडी करवाती है भाई? राज्यसभा का इलेक्शन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करवाता है। जब इलेक्शन कमीशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको बताऊँगा, ठीक है, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इन सब के चुनाव ही लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल वही करवाता है, ठीक है। सर लोकसभा इज़ नॉट नोन एज फर्स्ट हाउस, इट इज़ भाई लोकसभा को ही जो हाउस ऑफ पीपल, इसी को ही फर्स्ट हाउस बोलते हैं, ठीक है। आप इसको कहीं पे भी जाके चेक भी कर सकते हैं अगर आपको डाउट हो तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग का रहने वाला है पॉलिटी में पार्लियामेंट का लेक्चर नंबर, मतलब पार्लियामेंट का पार्ट 2 है, ओवरऑल लेक्चर नंबर 9 है पॉलिटी का, ठीक है। आप ये समझ लीजिए कि यहाँ से मेजॉरिटी पार्ट ऑफ जो आपका पॉलिटी है वो ख़त्म होने वाला है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ बाकी रहेगी दैट विल बी कोर्ट्स। सर पार्ट 6 भी तो है, बिल्कुल पार्ट 6 है, लेकिन अगर आपको ये अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई जो पार्ट 1 में और जो पार्ट 2 में आज करने वाले हैं, तो पार्ट 6 में बता रहा हूँ आधे घंटे का ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। बहुत तुरंत आपको खड़ाक से समझ में आ जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सिमिलर या फिर सेम हैं। स्टार्ट करते हैं। तो कल हम लोगों ने कहाँ तक देख लिया था? आर्टिकल नंबर 99 तक देख लिया। तो आर्टिकल नंबर 99 में जल्दी बताएंगे क्या मेंशन था? What was mentioned under the article number 99 of the constitution? बताइए जल्दी से। ओके, रिकॉर्डिंग ऑन, ठीक। चलो तो स्टार्ट करते हैं फिर। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। ओथ 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 ओथ, ठीक है। तो ओथ के बारे में इसमें लिखा हुआ आर्टिकल नंबर 99 की ओथ जो न्यूली हमारे अपॉइंटेड मेंबर्स हैं उनको ओथ दिलाने का काम हमारे प्रेसिडेंट करेंगे या फिर एनी अदर मेंबर अपॉइंटेड फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस। और हमें पता है कि देन प्रोटेम स्पीकर को अपॉइंट किया जाता है बाई दी प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के द्वारा उसकी नियुक्ति करी जाती है, सो दैट वो सभी को ओथ दिला सके, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं आर्टिकल नंबर 100, ठीक है। और यार नेक में किसी को ऐसा है कोई यहाँ पे जिसको मतलब इसका क्योर पता हो कि नेक पेन जो है उसको कैसे सही कर सकते हैं? भाई दिमाग ख़राब हो चुका है, सारा कुछ ट्राई कर लिया लेकिन सही होने का नाम नहीं ले रहा है, ठीक है। बैक में तो चलो फिर भी थोड़ा सा वो है, लेकिन नेक में बहुत ही ज़्यादा, बहुत एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पेन है। वॉलिनी भी अब काम नहीं करती है, ठीक है। और गर्दन जो घुमाना है वो भी घुमा घुमा के देख ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन नेक पेन नहीं जा रहा है, ठीक है। खैर स्टार्ट करते हैं आर्टिकल नंबर 100 ऑनवर्ड्स। ये बात करता है वोटिंग इन हाउस। अब यहाँ पे एकदम फोकस करके देखिएगा, ध्यान से समझिएगा चीज़ों को। तो आर्टिकल नंबर 100 बात करता है वोटिंग इन हाउस, पावर ऑफ हाउस टू एक्ट नॉट विथ स्टैंडिंग वैकेंसीज एंड कोरम। ये लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 100 में, अनुच्छेद 100 में। लेकिन इन शॉर्ट 100 क्लॉज 1 में, और अगर मैं डिटेल में अगर बात करूँ, ठीक है, तो चलो वो मैंने हटा दिया डिटेल वाला। यहाँ पर इन शॉर्ट लिख दिया है मैंने 100 क्लॉज 1 में वोटिंग के बारे में दिया हुआ कि हाउस में वोटिंग किस तरह से होगी,
वोटिंग का थोड़ा सा ब्रीफ मैंने आपको कल भी दिया था कि भाई जैसे ये डिसाइड करना है क्या कि समोसा समोसा चाय आएगा या फिर पेटीज़ कोल्ड ड्रिंक आएगी, तो ये कौन डिसाइड, कैसे डिसाइड होगा? भाई वोटिंग से डिसाइड होगा, येस नो आपने सुना होगा, ठीक है। इस तरह से मतलब जो, अगर आपने देखा होगा प्रोसीडिंग को तो सुना होगा आपने, प्रिसाइडिंग ऑफिसर बोलता है दोज हु से येस रेज योर हैंड्स, इस तरह से। तो इन जनरल वो मतलब बता देता है भाई जो हमारा प्रिसाइडिंग ऑफिसर है कि क्या डिसीजन हुआ है। लेकिन अगर उसको लगता है इक्वालिटी ऑफ वोट हो गया तो वो कास्टिंग वोट डालता है। तो कल मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि जब किसी भी मैटर में वोटिंग होती है हाउस में तो दो तरह के वोट्स होते हैं। एक तो होता है वोटिंग एट फर्स्ट इंस्टेंस और दूसरा होता है कास्टिंग वोट, ठीक है। दूसरा होता है कास्टिंग वोट। ये जो वोटिंग एट फर्स्ट इंस्टेंस होती है, ठीक है, ये जो वोटिंग एट फर्स्ट इंस्टेंस होती है ये इन जनरल जो हमारे मेंबर्स बैठे हुए हैं हाउस में ये करते हैं। कास्टिंग वोट को एक डिसाइडिंग वोट बोलते हैं जो कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो यहाँ पर बैठा हुआ है वो कास्ट करता है व्हेन देयर इज अ इक्वालिटी ऑफ वोट्स। एक्सप्लेन करने की तो ज़रूरत नहीं है, कल माथा 25 पे करी थी हम लोगों ने खूब। 100 लॉस 2 जानने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी 3 जानने की ज़रूरत है। ये क्या है? कोरम। कोरम को हिंदी में बोलते हैं गणपूर्ति। गणपूर्ति का मतलब होता है, ठीक है, पूर्ति ऐसे लिखेंगे ना, गणपूर्ति। तो गणपूर्ति का मतलब होता है कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट इन द हाउस टू कैरी ऑन द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप में से कितने लोग अभी क्लास को देख रहे हैं? कितने लोग हैं जो क्लास को देख रहे हैं? तो ये हैं लगभग 3.8, ठीक है, लगभग मान लेते हैं 4000। तो भाई अगर जैसे मान लेते हैं कि स्टूडेंट हैं 10 लाख अपने चैनल पे, है ना, 1 मिलियन है, तो मैं ये बोल दूं कि भाई अगर 10% नहीं आएंगे, 10% कितना हुआ 10 लाख का? 1 लाख। तो 1 लाख स्टूडेंट अगर नहीं आएंगे तो फिर मैं जो है क्लास नहीं लूँगा, ठीक है। तो वही ये सिंपल गणपूर्ति का मतलब होता है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर जितने रिक्वायरमेंट होना चाहिए, अगर होने चाहिए, सो दैट कि जो सदन की कार्यवाही है उसको आगे बढ़ाया जा सके। यहाँ पर काफ़ी ब्लैंक स्पेस छूटा हुआ है ना, इसको भी फिल करना पड़ेगा। चलो खैर कोई नहीं। तो जो गणपूर्ति होती है ये कितनी होती है पार्लियामेंट में? ये होती है 10%, और इसी को हम बोल देते हैं 1/10। इसका मतलब ये होता है कि 1/10 ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं या फिर होने चाहिए टू कैरी ऑन द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस, नहीं तो सदन की कार्रवाई नहीं बढ़ेगी। कैसे नहीं बढ़ेगी? जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो हाउस को एडजर्न यानी कि स्थगित कर देगा। कल ही मैंने आपको बताया था कि हाउस को एडजर्न करने की पावर किसके पास होती है? ये होती है जो हमारा प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है। वहीं हाउस को प्रोरोग और डिसॉल्व करने की जो पावर होती है वो होती है किसके पास? प्रेसिडेंट के पास। क्लियर इतनी चीज़? तो एडजर्न करने की पावर होती है हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास। अब कल यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि भाई मेनली 3 तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो क्वेश्चन आवर में पूछे जाते हैं। उन 3 तरह के क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेते हैं। इन ब्रीफ थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कल हमने क्या डिस्कस किया था। तो हमने ये डिस्कस किया था कि एडजर्नमेंट में होता क्या है। एडजर्नमेंट और एडजर्नमेंट सीने टाइम में ये अंतर होता है कि एडजर्नमेंट में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वो एक दिन या टाइम नेम कर देता है कि ठीक है अभी तो हम स्थगित कर रहे हैं, इसके इतनी देर बाद या फिर कल परसों हम लोग मिलेंगे फिर से। एडजर्नमेंट सीने टाइम में कोई ऐसा बताता नहीं है वो कि भाई कब हमें मिलना है। तो फिर वहाँ पर हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि भाई सेशन की जो प्रोसीडिंग है वो चालू होती है सुबह 11 बजे से, और 11 बजे से 12 बजे तक क्वेश्चन आवर यानी कि प्रश्नकाल रहता है। ये कहीं पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्वेश्चन आवर और ये सब मेंशन नहीं है, ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर जो चलता है वहाँ पर मेंशनड है। क्वेश्चन आवर ये होता है आपका सुबह 11 बजे से लेके 11 AM से लेके 12 PM तक, इसको बोलते हैं प्रश्नकाल। अब इसके बाद इमीडिएटली होता है आपका 0 आवर यानी कि जिसको हम बोलते हैं शून्यकाल। ये होता है आपका 12 PM से 1 PM के बीच में। इसमें क्या होता है? इसमें एजेंडा ऑफ द डे डिसाइड होता है। एजेंडा ऑफ द डे डिसाइड होता है। अब ये जो क्वेश्चन आवर है यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं किससे? मिनिस्टर से और प्राइवेट मेंबर से। जो मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 3 तरह के हैं, स्टार्ड, अनस्टार्ड और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस, ठीक है। स्टार्ड, अनस्टार्ड और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। स्टार्ड क्वेश्चन वो होते हैं जिनमें कि ऐसे एस्ट्रिक मार्क लगा होता है, स्टार मार्क लगा होता है, टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम द अदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इसमें जो है इसमें ओरल आंसर रिक्वायर्ड होता है। अब क्योंकि ओरल आंसर रिक्वायर्ड होता है इसमें,
तो बताइए सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस फॉलो हो सकते हैं नहीं? अनस्टार्ड में ओरल आंसर नहीं, रिटन आंसर, लिखित में आंसर रिक्वायर्ड होता है, तो क्या इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मतलब, या फिर नहीं अराइज हो सकते हैं कि नहीं? बताइए जल्दी से। तो खुद ही सोचिए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई तेरा नाम क्या, बता दे तू, ठीक है, आपका नाम क्या है, मैंने आपसे पूछा और मैंने बोला ओरली ऐसे बताओ, तो तुमने बोला कि मेरा नाम राहुल है। तो मैंने बोला राहुल कहाँ से हो? तो सप्लीमेंट्री इस तरह से चलता रहे। अब मैं तुमसे ऐसे लिखित में पूछूं कि बेटा लिखित में बताना राहुल तुम कहाँ से हो, ठीक है, तुमने लिख के बजाय राहुल मतलब मेरा नाम, तो तुम्हारा नाम क्या है, तो मैंने बोला कि मेरा नाम राहुल है, ठीक है। तो भाई उसमें ऐसे सप्लीमेंट्री तो तुरंत तुरंत फॉलो हो नहीं सकते ना, ठीक है। तो इसमें ओरल आंसर रिक्वायर्ड होता है, इसलिए इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कुड फॉलो, ठीक है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कुड फॉलो, इसमें आ सकते हैं निकल के। इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं आ सकते हैं। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन वो टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं जो एटलीस्ट 10 डेज का नोटिस, 10 दिन का नोटिस देने के बाद ही पूछा जा सकता है उस पर्टिकुलर मेंबर से, ठीक है। आपको एटलीस्ट 10 दिन का नोटिस तो देना पड़ेगा, ग्रांट करना पड़ेगा, नहीं तो इस तरह का क्वेश्चन आप नहीं पूछ सकते हैं पार्लियामेंट में। क्लियर है ये चीज़? और ये तो हो गए जो हमारे 3 टाइप के क्वेश्चन किससे बन सकते हैं, मिनिस्टर से बन सकते हैं, लेकिन वहीं पर प्राइवेट मेंबर से भी, ठीक है, किससे, प्राइवेट मेंबर से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्राइवेट मेंबर से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आपके दिमाग में ये डाउट आना चाहिए कि ये प्राइवेट मेंबर क्या होता है, तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना, प्राइवेट मेंबर का मतलब होता है अ मेंबर हु इज़ नॉट अ मिनिस्टर, ठीक है, अ मेंबर ऑफ अ हाउस हु इज़ नॉट अ मिनिस्टर, उसको बोलते हैं प्राइवेट मेंबर। अब तुमको लगेगा कि भाई जो सरकार के लोग हैं वो पब्लिक मेंबर, और जो नहीं है वो प्राइवेट मेंबर, ऐसा पब्लिक मेंबर टाइप नहीं होता है। यही संसद में 2 तरह के लोग होते हैं, या तो मिनिस्टर हो तुम या प्राइवेट मेंबर हो। अब ऐसा नहीं कि बीजेपी या फिर एनडीए जो रूलिंग पार्टी है अभी, अगर हमारी पार्लियामेंट में बात करें लोकसभा में, तो उसके जितने मेंबर हैं वो सब मिनिस्टर कहलाएंगे और बाकी के सब प्राइवेट मेंबर कहलाएंगे। बाकी के सारे प्राइवेट मेंबर कहलाएंगे, उसमें कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, वो सारे प्राइवेट मेंबर हैं। लेकिन एनडीए जो गठबंधन है उसके ही बहुत सारे सांसद लोग प्राइवेट मेंबर हैं, क्योंकि वो मिनिस्टर नहीं है। मिनिस्टर वो होता है जो कोई पोर्टफोलियो होल्ड करता है। मिनिस्टर्स 3 तरह के होते हैं, मैंने आपको बताया था, एक तो कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डिप्टी मिनिस्टर। अगर आप मिनिस्टर नहीं हैं तो आप प्राइवेट मेंबर हैं, आपको कोई पोर्टफोलियो नहीं मिला है, क्योंकि हमने देखा था कौन सा आर्टिकल है जो एक लिमिट डालता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे कि इतने मंत्री परिषद, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। इट वॉज विच आर्टिकल? इट वॉज 75 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। तो ये आर्टिकल था जो बात कर रहा था 15% से ज़्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की स्ट्रेंथ नहीं हो सकती। 15% किसका? लोअर हाउस का, जो लोअर हाउस की मेंबरशिप है, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैंने इसको हरे में लिख रखा है, इसको वाइट में लिख रखा है, इसको लाइट पिंक में और इसको येलो में, इसका रीज़न है इस तरह के जो सवाल हैं वो हरे पन्ने में ही पब्लिश हो सकते हैं, ये वाइट पन्ने में, ये गुलाबी पन्ने में और ये पीले पन्ने में, ठीक। अब आते हैं यहाँ से मेंबर्स की डिस्क्वालिफिकेशन को देखेंगे कि भाई मेंबर्स किन किन केसेस में डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स। आर्टिकल 101 वैकेशन ऑफ सीट्स, नो पर्सन शैल बी अ मेंबर, मतलब किस किस सीट में किस किस केस में सीट वैकेट हो सकती है। तो पहला वाला जो केस हम यहाँ देख रहे हैं, इट इज़ अ केस ऑफ डुअल मेंबरशिप। डुअल मेंबरशिप है अगर, नो पर्सन शैल बी अ मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि कोई भी मेंबर जो है पार्लियामेंट का वो दोनों हाउसेस का मेंबर नहीं हो सकता एट द सेम टाइम। यानी कि आप ऐसा नहीं हो सकता कि लोकसभा के भी मेंबर हैं और राज्यसभा के भी मेंबर्स हैं। अगर ऐसा है तो आपको स्टिपुलेटेड टाइम में बताना पड़ेगा, नहीं तो आपकी राज्यसभा की जो सदस्यता है वो चली जाएगी। राज्यसभा के क्यों छीनते हैं? क्योंकि यहाँ पर कार्यकाल थोड़ा लंबे समय का होता है, 6 साल का, इसलिए यहाँ पर तो 5 साल का मैक्सिमम। नो पर्सन कैन बी अ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर एंड अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कोई सदस्य एट द सेम टाइम सांसद और विधायक दोनों नहीं हो सकता है। अब अगर मान लो है तो, जैसे कि अभी अखिलेश यादव जी की बात करें तो वो एमएलए थे यूपी के, पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा, अभी लोकसभा का जीत गए वो भी, तो उन्होंने स्टेपुलेटेड टाइम में बताया, नहीं तो उनका
पार्लियामेंट का जो अभी आपको पता है ना, पार्लियामेंट में बैठते हैं, पहले स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठते थे, ऐसा नहीं पहले जीते नहीं थे, पहले जीतने के बावजूद भी पार्लियामेंट में नहीं गए थे, पार्लियामेंट का चुनाव जीतने के बाद भी सांसद नहीं बने थे। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था कि भाई यहाँ बैठने में ज़्यादा फायदा है, क्योंकि हम स्टेट की पॉलिटिक्स में ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहते हैं। अब उनको नहीं लग रहा है कि अब हमें थोड़ा नेशनल लीडर बनना है, तो पार्लियामेंट में जाके बैठेंगे, नेशनल लेवल के जो लीडर्स हैं उनसे वार्तालाप होगी, झगड़ेंगे ठीक है, कम्युनिकेट करेंगे, तो क्वेश्चन पूछेंगे, तो ऑब्वियस बात है, तो स्टेटस थोड़ा बढ़ेगा। तो वो सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है, लेकिन बात ये है कि अगर तुमने नहीं बताया, तुम दोनों हाउस मतलब एमएलए हो, मतलब कि अगर स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर हो और पार्लियामेंट के भी हो, तो अगर नहीं बताया तुम्हारी पार्लियामेंट की सदस्यता चली जाएगी। मेंबर्स कैन बिकम सब्जेक्ट टू डिस्क्वालिफिकेशन एज मेंशन इन आर्टिकल 102, देख सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना, ये आर्टिकल नंबर 4 नहीं है, ये मतलब आर्टिकल 101 का सब ये क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3, और ये क्लॉज 4 नहीं है, क्लॉज 3 का ए है, क्लॉज 3 है कि भाई आप रिज़ाइन दे सकते हो। आप मतलब जो भी आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो रिज़ाइन दे सकता है। कैसे? चेयरमैन जो कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर है राज्यसभा का, और स्पीकर जो कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर है लोकसभा का, उनको लिख के वो रिज़ाइन यानी अपना त्यागपत्र दे सकता है। और यहाँ पर जो 4th क्लॉज है ये चीज़ बोलता है कि कोई जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है, कोई जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो अगर लगातार 60 दिन तक एब्सेंट रहे बिना बताए हाउस को, ठीक है, अब वैसे तो हाउस को बता के, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को बता के जा सकते हो कहीं पे भी, ठीक है, लेकिन अगर आप बिना बताए 60 दिन तक एब्सेंट रहे, ठीक है, जिस समय सदन चल रहा है उसकी कार्रवाई चल रही है, तो फिर आपकी सदस्यता चली जाएगी, ठीक है, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और एक ही चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, ये मैंडेटरी नहीं है चेयरमैन और स्पीकर के केस की भाई वो आपका जो रेजिग्नेशन है वो एक्सेप्ट करे। अगर उसको लग रहा है कि भाई आप जो रेजिग्नेशन दे रहे हो ये किसी के इन्फ्लुएंस में आके दे रहे हो और ये आपका वॉलेंटरी नहीं है अपनी मन मुताबिक, तो हो सकता है कि वो आपका रेजिग्नेशन ना ले, तो ये भी इसमें केस प्रोविजन बनता है, ठीक है। 102 पे आते हैं, यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशंस लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है किन किन केसेस में सीट वैकेट हो सकती है। तो एक तो डुअल मेंबरशिप वाले केसेस हैं, शुरू के 2, ठीक है, और इसमें एक और डुअल मेंबरशिप का केस आता है, एंड दैट इज़ कि अगर आप एक ही हाउस में 2 सीट से चुनाव जीत जाते हो, जैसे कि मोदी जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, तो 2-2 सीट से चुनाव लड़ते हैं, है ना। तो अगर आप दोनों सीट से चुनाव लड़ते हो, ठीक है, और दोनों सीट से जीत जाते हो, तो उस केस में क्या होता है, आपको बताना होता है कि आप किस सीट को रिप्रेजेंट करेंगे, नहीं तो आपकी दोनों सीट चली जाएंगी अगर आपने नहीं बताया तो, ठीक है। और फिर अगर जो भी आप सीट छोड़ोगे उसमें फिर से बाई इलेक्शंस करवा लिए जाते हैं। मतलब देख रहे हो खुद के लिए इन लोगों ने कितनी सहूलियत बना रखी है कि भाई 2-2 सीट से लड़ो, जिससे मन हो उससे करो, है ना। स्टूडेंट्स के लिए इतनी सारी दिक्कतें। खैर आगे बढ़ते हैं। 102 डिसक्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप। तो यहाँ पर डिसक्वालिफिकेशन लिखा हुआ क्या क्या ग्राउंड से डिसक्वालिफिकेशन के, अगर या तो आप मतलब कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी लाभ का पद धारण करता है। अच्छा बताएंगे कि किस आर्टिकल में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट डिफाइंड है, ठीक है, अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी स्टेट। इफ इज ऑफ अनसाउंड माइंड यानी कि वो पगला गया है, ठीक है, या फिर ऐसा डिक्लेयर किया गया है भाई यानी कंपीटेंट कोर्ट की ये जो है इसका दिमागी हालत ठीक नहीं है और ये डिसीजंस नहीं ले सकता है ढंग के, इसलिए इसको हटाओ। इफ इज एन अनडिस्चार्ज सॉल्वेंट, इन अनडिस्चार्ज सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट का मतलब होता है वो दिवालिया हो गया, उसका दिवालिया निकल गया है, यानी कि उसने जो लोन वोन लिया तो भर नहीं पा रहा है। अब ऐसे किसी आदमी को बना देंगे सांसद, तो वो अपना लोन चुकाने का मेन उसका फोकस रहेगा ना लोगों का, जनता का भलाई करने का तो उसका कोई फोकस रहेगा नहीं। उसका तो ये है कि भाई जो हमारा लोन बकाया है उसको जल्दी से जल्दी पहले भरते हैं। तो ऐसे आदमी को भी नहीं बनाया जा सकता मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इफ़ ही इज़ नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया और वॉलेंटरी एक्वायर्स फॉरेन सिटीजनशिप, यानी कि अगर वो भारत का नागरिक नहीं है उस केस में भी वो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इफ़ ही इज़ सो डिस्क्वालीफाइड बाई और अंडर एनी लॉ मेड बाई द पार्लियामेंट, यानी कि ये तो जो हमारे डिस्क्वालिफिकेशंस के ग्राउंड है ये कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशनड है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बना देती है तो उस ग्राउंड में भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। जैसे कि पार्लियामेंट ने फिर एक एक्ट बनाया जिसको हम जानते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में कुछ प्रोविजंस डाले कि इन केसेस में भी डिस्क्वालीफाई हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई 2 साल से ज़्यादा अगर जेल में रहता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा फॉर द मेंबरशिप। इस तरह के भी प्रोविजंस RPA 1951 में बनाए गए हैं। क्लियर है यहाँ तक सभी को? किसी को कोई डाउट? गुरुजी ऐप ख़राब हो गया सर, ऐप इज़ नॉट वर्किंग। क्या ऐप इज़ नॉट वर्किंग? एक सेकंड, क्या इशू आ गया?
क्या हो गया भाई ऐप में? ठीक है, चलो मैंने रिपोर्ट कर दिया है, ठीक है, वो सही हो जाएगा। वो मैंने रिपोर्ट कर दिया है, वो सही हो जाएगा, चिंता मत करिए। यूज़ कॉलर बेल्ट, सर यूज़ कॉलर बेल्ट। अच्छा, कॉलर बेल्ट भी आता है क्या? वो वाला तो मैं यूज़ करता हूँ, बैक वाला। अच्छा, सर प्लीज़ यूज़ वॉलेट्रा फॉर योर नेक पेन। ओके, क्योंकि यार बहुत दिमाग ख़राब है यार, वॉइस क्लियर नहीं है। अच्छा, क्लियर नहीं है बेटा, तो अपना फ़ोन चेक करो, बाकी सबको तो क्लियर है। ठीक है, अ पर्सन शैल बी डिसक्वालीफाइड फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इफ ही इज डिसक्वालीफाइड अंडर द 10th शेड्यूल। अब इसको ध्यान से समझना, इसमें क्लॉज 2 है डिसक्वालिफिकेशन में, जिसमें ये लिखा हुआ है कि अगर कोई 10th शेड्यूल के तहत अगर वो डिसक्वालीफाइड है, ठीक है, तो उसको उस केस में भी वो उसकी मेंबरशिप चली जाएगी, डिसक्वालीफाई कर दी जाएगा। अब 10th शेड्यूल में हमें पता है कि क्या लिखा हुआ है, डिसक्वालिफिकेशन अंडर डिफेक्शन, यानी दल बदल के केस में जो आपका डिसक्वालिफिकेशन होता है उसको हम बोलते हैं डिफेक्शन वाला डिसक्वालिफिकेशन। अब मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि जब मैं पार्लियामेंट पढ़ाऊंगा तो डिटेल में देखेंगे, तो वो समय आ चुका है डिफेक्शन का ट्रू मीनिंग समझने का। ठीक है, और कमेंट में बताएंगे 10th शेड्यूल को हम किस अमेंडमेंट से ऐड किए थे। इफ़ द मेंबर वॉलेंटरली गिव्स अप द मेंबरशिप ऑफ द पार्टी ऑन हुज टिकट ही हैज़ बीन इलेक्टेड, जैसे कि मैं बीजेपी के टिकट मतलब टिकट से चुनाव मैंने जीता, बीजेपी ने टिकट दिया, मैं चुनाव जीता, चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस में चला गया मैं, तो मैंने क्या किया, मैंने लोगों को काट दिया। कैसे? क्योंकि लोगों ने तो मुझे इसीलिए वोट दिया था क्योंकि मैं बीजेपी का था, लेकिन मैं कांग्रेस में चला गया, और वाइस वर्सा। ठीक है। दूसरा, इफ़ ही वॉलेंटरली इफ़ ही वोट्स कॉन्ट्री टू द डायरेक्शंस ऑफ हिज पार्टी, यानी कि पार्टी ने मुझे बोला है कि आप वोटिंग में इसको वोट दीजिएगा, या फिर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वोट दीजिएगा, या फिर बिल में नेगेटिव में वोट दीजिएगा, बिल में असेंट मतलब बिल को में ना में वोट दीजिएगा, हाँ में वोट दीजिएगा, जैसे भी है। ठीक है, और उसके मतलब आपने वो ना करके कुछ और कर दिया, ठीक है, उल्टा कर दिया। आपका पार्टी का एक विप ने, विप क्या होता है मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये कहीं पे भी संविधान में मेंशन नहीं है। एक हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक विप होता है जो बताता है कब आना है, कब नहीं आना है, किसको वोट देना है, किसको नहीं देना, क्या वोट देना, क्या नहीं देना है। तो अगर आपने इसके कॉन्ट्ररी वोट किया, उल्टा वोट किया, तो इसका मतलब है कि आपने दूसरे से घूस ले लिया है, तो इसलिए इसको भी डिफेक्शन में रखा गया है। इफ़ एनी इंडिपेंडेंट मेंबर ज्वाइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी, इसका मतलब क्या है, आप निर्दलीय थे, आप किसी पार्टी से नहीं थे, इसीलिए आप हो सकता है कि ये लोगों ने आपको वोट दे दिया कि भाई हम बीजेपी से भी चिढ़े हुए हैं, लोग बोल रहे हैं कांग्रेस से भी चिढ़े हुए हैं, सबसे चिढ़े हुए हैं, तो भाई तुम निर्दलीय, हम निर्दलीय को देंगे, और तुम जाके पार्टी ज्वाइन कर लिए, तो लोग क्या कहेंगे, साला पार्टी बदल लिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी लोगों का जो एक तरह से लोगों के साथ छलावा हो रहा है, धोखा हो रहा है, तो ये भी आपका डिफेक्शन में आता है। इफ़ एनी नॉमिनेटेड मेंबर्स ज्वाइंस आफ्टर द 6 मंथ्स, नामित सदस्य अगर 6 महीने के बाद ज्वाइन करता है, तो नॉमिनेटेड मेंबर हमारे कहाँ होते हैं, सिर्फ राज्यसभा में होते हैं 12 मेंबर्स। प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है किस फील्ड में, लिसास। लिसास क्या होता है, लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस। ठीक है, तो ये लिसास होता है हमारा, 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है। तो ये नॉमिनेटेड मेंबर के पास ये एक आप बोल सकते हैं कि राइट है या फिर टाइम पीरियड है 6 महीने का, कि आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो आपको ज्वाइन करनी है आप कर लीजिए। लेकिन अगर आपने उसके बाद करी तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे डिफेक्शन के तहत, आपके खिलाफ डिफेक्शन लग जाएगा। इसमें क्या, ये 6 महीने का क्या रखने का पर्पस है, तो पर्पस ये है कि जैसे आप नॉमिनेट हुए तो आप ज्वाइन कर लो कि ठीक है मुझे ये करनी है, लेकिन उसके बाद आप इंतज़ार कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप वेट कर रहे हैं सही उस मोमेंट का कि कब कोई, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी को हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो उससे घूस लेके, उससे पैसा लेके तब उसके पक्ष में जाएंगे कि भाई इतना पैसा दो तो वहीं पार्टी में आएंगे और तुमको वोट देंगे। ठीक है, तो वो चीज़ रोकने के लिए तो एक तरह से डिफेक्शन के ये प्रोविजंस क्यों ऐड किए गए, क्योंकि वो आया राम गया राम टाइप मैंने आपको बताया था जो हरियाणा में हुआ था। हमारे जो गया राम थे एक एमएलए, तो वो इधर उधर एक दिन में 4-5 घंटे में ही वो 3 बार पार्टी बदल ली है। ठीक है,
तो फिर आगे धीरे धीरे जब इस चीज़ और ये चीज़ आगे हुई तो इस चीज़ को रोकने के लिए क्या किया गया, 10th शेड्यूल ऐड किया गया फ्रॉम दी 52nd अमेंडमेंट ऑफ 1985, 1985 का जो 52वां संविधान संशोधन था कि भाई इस तरह का अगर कोई भी डिफेक्शन करेगा तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब मुझे पता है वो मुझे कमेंट देखने की ज़रूरत नहीं कि आपके मन में तुरंत डाउट आएगा कि सर नीतीश जी तो किए थे, ठीक है, एक नाथ शिंदे तो किए थे, तो क्या है उनके खिलाफ डिफेक्शन नहीं लगा? क्योंकि यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। एक्सेप्शन या फिर अपवाद ये है जिसको कि ऐड किया गया था 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कि मर्जर के केस में डिफेक्शन नहीं लागू होगा। मर्जर का मतलब होता है कि अगर किसी पार्टी के 2/3 या उससे ज़्यादा लोग पार्टी दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, इसका मतलब है कि मेजॉरिटी जो हैं मेंबर्स हैं उस पार्टी के, उस पार्टी को अब लाइक ही नहीं करते हैं, तो उस केस में डिफेक्शन नहीं वर्क करता है। आप समझ पा रहे होंगे क्यों? क्योंकि इसका मतलब है कि इक्का दुक्का छोड़ के नहीं जा रहा है, मतलब इतने ढेर सारे लोग जा रहे हैं तो मतलब है कि कुछ पार्टी में ही दिक्कत है, तभी तो लोग छोड़ के जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक नाथ शिंदे वाले केस में बोल सकते हैं कि ठीक है वो जो उतने एमएलए गए तो उनकी कुछ ऐसे हिंदू बिलीव्स थे, हिंदू फिलॉसफी पे शिवसेना काम नहीं कर रहे थे, छोड़ के चले गए। रीजंस तो और होते हैं, पॉलिटिकल रीजंस होते हैं, सबको पावर प्रेस्टीज ये सब चाहिए है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको बस, ठीक है, कि मर्जर वाला एक्सेप्शन होता है, 2/3 जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि कोई सीरियस इशू है, तो ये इस केस में डिफेक्शन लागू नहीं होता है। 103 डिसीजंस ऑन क्वेश्चंस एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। और किसी कोई डाउट होगा तो अभी पूछ लेगा, ठीक है। तो डिस्क्वालीफाई कोई होगा नहीं होगा, इस पे किसका डिसीजन, किसका फैसला फाइनल होगा? तो राष्ट्रपति का फाइनल होगा। राष्ट्रपति जो है यहाँ पर अपने हिसाब से नहीं, थोड़ा इलेक्शन कमीशन का भी ओपिनियन यहाँ पे लेगा। घुमा फिरा के सिंपल, प्रेसिडेंट का डिसीजन फाइनल है और इलेक्शन कमीशन का भी ओपिनियन वो लेगा। क्लियर इतनी चीज़? यहाँ तक आई होप किसी कोई डाउट नहीं होगा। आर्टिकल नंबर 105 पे आते हैं अभी। 6 मंथ वाला इंडिपेंडेंट को लागू होता है नहीं श्याम पजाडे जी। 6 इंडिपेंडेंट वाला तो कभी भी ज्वाइन कर ले, इंडिपेंडेंट वाला जीत गया अगले दिन ज्वाइन कर लेगा पॉलिटिकल पार्टी, वो डिफेक्शन लग जाएगा उसके खिलाफ, कभी भी ज्वाइन कर लेगा डिफेक्शन तुरंत लगेगा उसके खिलाफ। क्योंकि भाई तुमको लोग इसीलिए वोट दिए थे क्योंकि तुम किसी पार्टी से नहीं थे। वो नॉमिनेटेड मेंबर के लिए होता है 6 महीने का टाइम, ठीक है। से लैपटॉप में नहीं चला, चल जाएगा। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दीजिए। अच्छा अब याद दिला रहे हो? अभी क्यों दिला रहे थे? आखिरी में याद दिलाते सर रिकॉर्डिंग याद कर दीजिए हैं। अभी तुम बोलोगे तो अभी नहीं भी किया होगा तो अब करेंगे क्या बीच में एकदम? घुमा फिरा के सिंपल। यस चलो भाई, तो आगे बढ़ते हैं। डिसीजन किसके अंडर होगा? हमारे अंडर होगा। मतलब क्या दोबारा चीज़ पूछ, क्या मतलब रहता है भाई? अभी बताएं कि प्रेसिडेंट का डिसीजन फाइनल होगा, इलेक्शन कमीशन का भी ओपिनियन ले लेगा, लेकिन ना हमें तो पूछना है, फिर से पूछते हैं, मज़ा आएगा। अरे बता तो दिया फाइनल प्रेसिडेंट का होगा भाई, ओपिनियन ले लेगा इलेक्शन कमीशन का। 104 पेनल्टी फॉर सिटिंग एंड वोटिंग बिफोर मेकिंग ओथ और अफर्मेशन अंडर आर्टिकल 99। आर्टिकल 99 में ओथ दी हुई शपथ, आई शपथ, तुमने जो है शपथ ना ली और आगे छुप के पीछे से बैठ गए। इससे कुछ लोग होते हैं ना क्लास में पीछे से आगे बैठ जाते हैं, बैठ गए तुम, ठीक है। तो अगर तुम ऐसा है कि भाई तुम बिना ओथ लिए तुम प्रोसीडिंग में हिस्सा ले रहे हो, या फिर तुम्हें पता है कि तुम डिस्क्वालीफाइड हो, या फिर अगर तुम हो गए हो डिस्क्वालीफाई, अगर तुम्हें पता है तुम डिस्क्वालीफाइड हो और फिर भी तुम प्रोसीडिंग में हिस्सा ले रहे हो, तो पेनल्टी लगेगी। और कोई मामूली पेनल्टी नहीं लगेगी, ध्यान रखना बेटा, पूरा का पूरा 500 रुपया लगेगा एक दिन का। देख रहे हो, 500 रुपया लगेगा दिन का। अभी गरीब लोग हैं, 500 रुपये बहुत है। अब हम लोग हेलमेट लगा के ना जाएं ना निकलें तो 1000 रुपये ले लिया जाएगा, ठीक है चलती है बात। लेकिन सांसद लोग इतने बेचारे गरीब कहाँ से भरेंगे 5,000 रुपये, 10,000 रुपये दिन का? 500 रुपये बेचारे जैसे तैसे इकट्ठा करेंगे एक दिन का? खुद ही सोचो, अगर 10 दिन ऐसे बैठ गए तो 5,000 रुपये कैसे इकट्ठा करेंगे वो लोग? तो इसलिए ज़्यादा उन पर पेनल्टी नहीं लगाई गई। और लगाई क्या मतलब खुद ही लगाते हैं सारा कुछ, अपना सैलरी अपना पेनल्टी सभी डिसाइड करते हैं, यही ठीक है, इन्हीं के हाथ में है सब कुछ, इनका सही है। पावर प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़ ऑफ पार्लियामेंट एंड इट्स मेंबर। इनके क्या पावर्स प्रिविलेजेस और इम्यूनिटी होती है? इनको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, पार्लियामेंट में कुछ भी बोलो, गाली गलौज करो, पेपर फेंक के मारो, जो करना है करो, कोर्ट कुछ इंक्वायरी नहीं करेगी इसमें। वो आगे आर्टिकल में लिखा हुआ है, उसको देखेंगे 121 122 इससे डील करते हैं, अभी देखेंगे। नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट shall be liable to any proceeding and any court in respect of anything said or any vote given by him in parliament। कुछ भी बोले, वो गाली दे, कुछ भी करे, वो पार्लियामेंट का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, पीठासीन अधिकारी, वो अपने लेवल पे डील करेगा।
ठीक है, कोर्ट इसमें इंक्वायर नहीं कर सकता है। पावर, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज ऑफ ईच मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट इज टाइम टू टाइम डिफाइंड बाय द पार्लियामेंट। खुद ही डिफाइन करते हैं कि हमारी इम्यूनिटीज़ क्या है, जैसे कि इनके खिलाफ कोई सिविल प्रोसीडिंग नहीं चलाई जा सकती, नो सिविल प्रोसीडिंग अगेंस्ट देम। कब? जब हाउस जो है ना सेशन में चल रहा है, जैसे अभी सदन की कार्रवाई चल रही है, जैसे बजट सेशन चल रहा है, मानसून चल रहा है, विंटर चल रहा है, तो जो भी चल रहा है तो उस समय सिविल प्रोसीडिंग, और शुरू होने के 40 दिन पहले और ख़त्म होने के 40 दिन बाद तक इनके खिलाफ कोई सिविल प्रोसीडिंग नहीं चलाई जा सकती। सिविल प्रोसीडिंग क्या होती है? दो तरह की प्रोसीडिंग होती है, सिविल और क्रिमिनल। क्रिमिनल का मतलब है चोरी, डकैती, मर्डर, ये सब होता है, ठीक है। सिविल का मतलब होता है टैक्स नहीं भरा है तुमने, प्रॉपर्टी का कोई डिस्प्यूट है, तो उसको सिविल प्रोसीडिंग बोलते हैं, ठीक है। चलो भाई, वैसे तो देखो हम लोग को फ्रीडम ऑफ स्पीच है आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 में, लेकिन इनको स्पेशली है फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट कि भाई कुछ भी बोलो आप, ठीक है, कुछ भी करो, पूरी तरह से आपको इम्यूनिटी रहेगी, ठीक है। इन्होंने खुद डिसाइड कर रखा है अपने लिए। सैलरी एंड अलाउंस ऑफ मेंबर्स, मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट शैल बी एंटाइटेड टू रिसीव सच सैलरी एंड अलाउंस एज मे फ्रॉम टाइम टू टाइम डिटरमाइंड बाई पार्लियामेंट। यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कौन सी सैलरी मिलेगी पार्लियामेंट खुद डिसाइड करेगा। और इनको इस बात से दिक्कत है, अभी जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे, इनको इस बात से दिक्कत है कि क्यों जो जजेस लोग हैं खुद खुद जुडिशरी जो है खुद को ही अपॉइंट करती है और खुद को ही ट्रांसफ़र करती है। हम देखेंगे कि भाई किस तरह से जजेस खुद को एक तरह से इनडायरेक्टली अपॉइंट करते हैं और ट्रांसफ़र में हिस्सा लेते हैं। तो इनको इस बात से दिक्कत है। इस बात से दिक्कत नहीं इन लोगों को कि खुद की सैलरी डिसाइड करते हैं, खुद की क्या प्रिविलेजेस होंगे वो डिसाइड करते हैं। ऐसे तो फिर लोगों को भी हक होना चाहिए ना। ठीक है, ये अगर पार्लियामेंट में किसी के हाथ लग गया लेक्चर तो जो है ये कंटेम्प्ट लगा देंगे। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर पे आते हैं। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, अब यहाँ से जो है हमारा एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। और इस अध्याय को किसी ने अगर इस अध्याय में अगर कोई अपने ख्यालों में खो गया, ख्याली पुलाव पकाने लगा अपना कि सितारे लग रहे हैं, वर्दी पहन रहे हैं, है ना, फॉर्च्यूनर मिल रही है, या फिर कुछ भी ख्याली पुलाव हो सकते हैं, ला 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 चल रहा है मांग, बेटा गया तुम गए, तुम्हारा टॉपिक गया ये, ठीक है। जो तकिया वकिया लगा के आराम से टेक लगा के बैठे हुए हैं, अलर्ट हो जाओ थोड़ा सा भी, ठीक है। डीप ब्रीथ ले लो, अलर्ट हो गए, डीप ब्रीथ ले लिया, ठीक है। पानी से छींटे वीटे मारो। अब जो स्टार्ट होने जा रहा है, तिल थाम के मत बैठिए, आराम से बैठिए, लेकिन अच्छे से समझिएगा इसको। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, किस तरह से कानून बनता है वो आज समझोगे आप, ठीक है। कानून की बारीकियां समझने वाले हो आप। आर्टिकल 107, देखो पहले तो ये ध्यान रख लो, 3 तरह के बिल होते हैं, 3 तरह के बिल होते हैं। एक होता है ऑर्डिनरी यानी कि साधारण बिल। बिल का मतलब क्या होता है भाई? कोई भी चीज़ को कानून बनाना है तो वो बिल के रूप में शुरू होती है, ठीक है। वो बिल के रूप में शुरू होती है, फिर कैसे वो एक्ट या लॉ बनता है वो देखेंगे। दूसरा होता है मनी बिल यानी कि धन विधेयक, जो धन से संबंधित है। और तीसरा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, संविधान में संशोधन करने वाला अधिनियम, ठीक है। हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं ऑर्डिनरी बिल के बारे में। प्रोविजंस एज टू इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ द बिल्स, किस तरह से ऑर्डिनरी बिल पास होता है, तो कैसे पास होता है वो समझते हैं, ठीक है। ध्यान से समझना। पहली चीज, कैन ओरिजिनेट, कहाँ ओरिजिनेट हो सकता है ये, किस हाउस में? कैन ओरिजिनेट इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, किसी भी हाउस में आ सकता है। यानी कि लोकसभा में भी आ सकता है, राज्यसभा में भी आ सकता है। अब हम मान लेते हैं कि ये लोकसभा में आ गया, मान लेते हैं, मानने में क्या जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा, ठीक है। मान लेते हैं लोकसभा में ओरिजिनेट हुआ ये बिल और राज्यसभा के पास गया, ठीक। राज्यसभा ने भी इसको आगे पास कर दिया तो ये जाएगा हमारे राष्ट्रपति के पास, प्रेसिडेंट के पास। किसके पास? प्रेसिडेंट के पास। अब प्रेसिडेंट क्या करेंगे? अगर प्रेसिडेंट ने इस पे एसेंट यानी सहमति दे दी, बधाई हो, बिल एक्ट बन चुका है, बिल एक्ट बन चुका है। जो विधेयक था वो कानून बन चुका है। सर बिल एक्ट और लॉ में क्या डिफरेंस होता है? जब इस एक्ट को ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट किया जाएगा तो उसको लॉ या कानून बोल देंगे। दूसरा सिनेरियो समझिएगा इसमें। दूसरा सिनेरियो है, लोकसभा ने भेजा राज्यसभा के पास, राज्यसभा ने बोला हे लोकसभा कृपया करके इसमें कुछ बदलाव करिए। लोकसभा बोलता है हे भ्राताश्री, क्योंकि आप हमारे भ्राता हैं। जी क्यों नहीं,
ठीक है, तो जो अगर राज्यसभा ने बोला अमेंडमेंट वो लोकसभा ने मान लिया तो दोनों हाउस अगेन पास हो गया। देन प्रेसिडेंट के पास गया, वो उनके देखेंगे कि प्रेसिडेंट के पास भी कुछ पावर होते हैं, वो आगे की बात है। ठीक है, तो ये पास हो गया, बिल एक्ट बन जाएगा प्रेसिडेंट ने अगर एसेंट दे दी। तीसरा केस, लोकसभा ने बिल भेजा राज्यसभा के पास और राज्यसभा के लोगों ने बोला हे पार्थ रथ को लोकसभा की ओर मोड़ो, यानी कि लोकसभा को फिर बोला कि भाई अमेंडमेंट करो। लोकसभा बोलता है अबे चल बे। राज्यसभा एकदम गुस्से में, कैसी अपमानजनक बातें कर रही है। ठीक है, चौथा केस, लोकसभा ने इस बार अब राज्यसभा को जब भेजा तो राज्यसभा ने बोला अबे चल बे। ठीक है, और पांचवा केस, लोकसभा ने जब राज्यसभा को भेजा, राज्यसभा ने कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं दिया। कब तक? 6 महीनों तक कोई रिस्पॉन्स नहीं। ये जो आखिरी के 3 केसेस है ना, ये आखिरी के जो 3 केसेस है, यहाँ एक बिजली कड़कती है। कैसे? ऐसे तड़ 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 ऐसे बिजली कड़केगी। इस बिजली को हम बोलते हैं क्या? डेडलॉक की बिजली। किसकी बिजली? डेडलॉक नामक बिजली है ये। और जब ये बिजली कड़कती है यानी डेडलॉक का ताला लगता है, तो इस ताले को खोलने आता है कौन? घर का मुखिया। कौन मुखिया? राष्ट्रपति। बोलता है लड़ो नहीं बेटा, आ जाओ, आ जाइए आप दोनों लोग इधर पे। कहाँ पर? ज्वाइंट सिटिंग पे आ जाइए, संयुक्त बैठक पे आ जाइए। अगला ही आर्टिकल 108 ज्वाइंट सिटिंग की बात करता है। If a bill passed by the one house of the parliament but rejected by the other house and a period of 6 months have elapsed from the date of the bill's introduction in the parliament, then president may summon a joint session of both the houses of parliament to resolve the disagreement. यानी उस डेडलॉक को रिजॉल्व करने के लिए प्रेसिडेंट समन कर सकता है, यानी बुलावा दे सकता है कि दोनों लोग आ जाओ तो हम ज्वाइंट सिटिंग करवा दें और ज्वाइंट सिटिंग करके बिल को पास कर दो। Now, procedure for such a joint session are to be regulated by rules framed by the Speaker of the Lok Sabha. ध्यान रखना, जो जॉइंट सिटिंग चलती है, जॉइंट सेशन चलता है, वो लोकसभा के रूल्स के हिसाब से चलती है। इसको प्रिसाइड कौन करता है? ठीक है, इसकी प्रिसाइड कौन करता है, इसकी अध्यक्षता कौन करता है जॉइंट सिटिंग की? तो ध्यान रखना, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का स्पीकर इसको प्रिसाइड करता है। ठीक है, लोकसभा का जो स्पीकर है वो इसको प्रिसाइड करता है। और अगर ये नहीं होता है तो लोकसभा का डेप्यूटी स्पीकर करेगा, और अगर ये भी नहीं होगा तो कौन करेगा? राज्यसभा का। कौन करेगा जरा बताओ? अगर ये लोकसभा का डेप्यूटी स्पीकर भी ना हुआ तो कौन करेगा? राज्यसभा का। प्रोविजन ऑफ ज्वाइंट सिटिंग टेकन फ्रॉम, संयुक्त बैठक का प्रोविजन कहाँ से, किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ध्यान रखना है आपने, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। राज्यसभा का चेयरमैन नहीं करके डेप्यूटी चेयरमैन करेगा। क्यों? क्योंकि जो राज्यसभा का चेयरमैन है वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, और क्योंकि वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है इसलिए वो ज्वाइंट सिटिंग को प्रिसाइड नहीं कर सकता है। कौन करेगा? स्पीकर ऑफ लोकसभा। वो नहीं तो डेप्यूटी स्पीकर, वो नहीं तो राज्यसभा का डेप्यूटी चेयरमैन। बात समझ में आती है यहाँ तक? ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ज्वाइंट सिटिंग कितनी बार हुई है आज तक? तो सिर्फ 3 बार हुई है आज तक, बुलानी पड़ी है। 1960 में पहली बार डाउरी प्रोहिबिशन बिल जो 1960 का था उसको पास करने के लिए, बैंकिंग सर्विसेज कमीशन बिल था 1970 का, और प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल था 2002 का। तो आज तक जॉइंट सिटिंग 3 बार बुलाई गई है। नाउ आर्टिकल नंबर 107 के तहत ही ये लिखा हुआ है कि कौन कौन से केसेस हैं जिसके अंडर बिल लैप्स कर जाता है। बिल लैप्स कर जाता है, इसका मतलब क्या हुआ? बिल लैप्स करने का मतलब होता है कि बिल जो है वो ख़त्म हो जाए। बिल ख़त्म हो जाए का मतलब है कि बिल वहीं एंड हो गया, अब वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, बिल ख़त्म हो गया, अब फिर से बिल को या तो इंट्रोड्यूस करो या फिर जो करना है वो करो, वो बिल तो गया। ये होता है बिल लैप्स करने का मतलब। तो बिल लैप्स किस किस में केसेस में करता है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ, तुम चाहो तो पहले पढ़ लो पॉज करके, मैं तो अपनी भाषा में इसको बताऊँगा तुम्हें। ठीक है, मेरी भाषा क्या है? मेरी भाषा ये है कि ये है लोकसभा, ठीक है, ये है राज्यसभा। तुम समझ लो, समझ गए तो इनको, जैसे कि मैं इनको नहीं पढ़ रहा हूँ तुम भी नहीं पढ़ोगे। ठीक है, चीज़ वही है जो यहाँ पे लिखी हुई है। बिल लैप्स कब करता है और कब नहीं करता है, तो हम ये पढ़ लें कब करता है, तो बाकी सारे केसेस में नहीं करता हो जाएगा। तो ऐसा बिल
जो राज्यसभा में ओरिजिनेट हुआ है, राज्यसभा में ही पड़ा हुआ है, वो लैप्स नहीं करेगा। दोनों हाउसेज ने पास कर दिया था, दोनों हाउसेज ने पास कर दिया था। भाई ये डिसोल्यूशन के केस में बता रहा हूँ, प्रोरोगेशन के केस में तो बिल लैप्स करता ही नहीं है। मतलब सर, मतलब कल हम आपको बताए थे एडजर्नमेंट, प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन में क्या डिफरेंस होता है। तो प्रोरोगेशन का मतलब होता है कि सेशन को ख़त्म कर देना, प्रेसिडेंट करता है, सत्र अवसान हो जाना। तो अगर सेशन ख़त्म हो गया, जैसे बजट सेशन में कोई बिल आया, तो वो बिल फिर से मानसून सेशन में वहीं से कंटिन्यू हो जाएगा। उस पर प्रोसीडिंग डिस्कशन अगर लोकसभा ने राज्यसभा को दे दिया था तो राज्यसभा से ही वो आगे बढ़ेगा, राज्यसभा ने लोकसभा को दे दिया तो लोकसभा से आगे बढ़ेगा। उसमें कोई इफेक्ट नहीं होता है प्रोरोगेशन के केस में। जो पेंडिंग नोटिस होती है, नोटिस वोटिस, वो लैप्स करती है प्रोरोगेशन में, बिल कभी लैप्स नहीं करता है। तो सिर्फ किस में करता है? जब लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तब बिल लैप्स करता है। और किन किन केसेस में करता है, किन में नहीं करता है, वो बस पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो राज्यसभा में अगर कोई बिल ओरिजिनेट हुआ और वहीं पड़ा हुआ है और उस दौरान लोकसभा डिसॉल्व हो गई, वो बिल लैप्स नहीं करेगा। दोनों हाउसेज ने बिल को पास कर दिया था, राष्ट्रपति के पास पड़ा हुआ, तो वो बिल लैप्स नहीं करेगा क्योंकि फाइनल स्टेज पे था। दोनों हाउसेज से बिल पास हो गया था, प्रेसिडेंट ने उस पर ज्वाइंट सीटिंग बुलाई थी, वो लैप्स नहीं करेगा। इसके अलावा सारे लैप्स कर जाएंगे। जैसे कि अगर राज्यसभा में ओरिजिनेट हुआ तो लोकसभा के पास पहुंच गया, लोकसभा डिसॉल्व हो गई, बिल लैप्स कर जाएगा। लोकसभा में ओरिजिनेट हुआ तो लोकसभा में ही पड़ा है, लोकसभा डिसॉल्व हो गई, बिल लैप्स कर जाएगा। लोकसभा में बिल ओरिजिनेट हुआ, राज्यसभा में चला गया बिल, लेकिन उस टाइम लोकसभा डिसॉल्व हो गई, बिल लैप्स कर जाएगा। तो आप इनमें से कोई एक याद कर लो। मेरे हिसाब से जो पहला बताए थे आपको, भाई दो, पहला क्या बताए थे, बिल लैप्स नहीं करता है किस सिनेरियो में। तो प्रेसिडेंट के पास पहुंच गया है तो लैप्स नहीं करेगा। लॉजिक क्या है पीछे इसका? क्योंकि भाई वो लास्ट स्टेज में है अब, तो फर्जी का चीज़ हमें नहीं करना चाहिए, बिल को लैप्स करवा के, क्योंकि बहुत मेहनत से लोकसभा राज्यसभा से पास हुआ होगा, अब उसको निकाल ही देते हैं, बिल को लैप्स नहीं करवाते हैं। दूसरा क्या, जॉइंट सिटिंग बुलाई थी, यानी कि थोड़े डिफरेंसेस थे तो उसके लिए जॉइंट सिटिंग बुलाई गई थी। तो अगर लोकसभा लैप्स हो गई उस बीच, तो जब नई लोकसभा बनेगी तो फिर वहीं से जॉइंट सिटिंग से चीज़ें शुरू हो जाएंगी, यानी उस केस में भी लैप्स नहीं किया। तीसरा, और याद कर लो, दिमाग में बिठा लो जैसे भी, कि राज्यसभा में अगर ओरिजिनेट हुआ और राज्यसभा में ही पड़ा हुआ है तो नहीं करेगा। ये जैसे तुम्हें याद करना है कर लो। मैंने तो ऐसे याद, मतलब जब मैंने इसको पढ़ा था तो मैंने इस चीज़ को एक कॉन्टेक्स्ट से अटैच कर दिया था कि भाई उस समय एक्चुअल में ऐसा ही हुआ था कि भाई लोकसभा जैसे डिसॉल्व हुई, ठीक है, तो राज्यसभा में बिल को डाल दिया गया, इसीलिए वहाँ से ओरिजिनेट करवाया गया कि सो दैट वो लैप्स ना कर जाए बिल जब नई लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट हो। तो वो अपने हिसाब से देख लो, बाकी सारे केसेस में लैप्स कर जाए। हम ज़्यादा नहीं इस पर डीप जान जाऊँगा बिकॉज ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। 109 पे आते हैं। ये बात करता है मनी बिल की। 107 ऑर्डिनरी बिल और 109 मनी बिल, धन विधेयक, ठीक। इसमें काफ़ी लोगों को लगता है बस मनी बिल 110, मनी बिल 110। भैया अगर मैंने पूछ लिया कि मनी बिल का प्रोसीजर किस में है तो 109 में है। क्या प्रोसीजर है? मनी बिल सिर्फ लोकसभा में ही आ सकता है, राज्यसभा में नहीं आ सकता है। इसको प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन से लाना पड़ता है। क्यों लाना पड़ता है वो अभी आपको समझ में आ जाएगा, आर्टिकल नंबर 111 जब पढ़ेंगे तब। मनी बिल लोकसभा में ओरिजिनेट होता है, इसको राज्यसभा के पास भेजा जाता है, उसके पास 14 दिन की मोहलत होती है। 14 दिन के अंदर या तो तुम एक्सेप्ट कर लो तो ठीक है, वो प्रेसिडेंट के पास पहुंच जाएगा। तुम रिजेक्ट तो कर ही नहीं सकते हो। तुम इसमें ध्यान रखना, मनी बिल में नो डेडलॉक पॉसिबल। इसमें कोई डेडलॉक नाम का ताला लगेगा ही नहीं, बिजली कड़केगी नहीं, कोई अगर डेडलॉक नहीं लगेगा तो कोनो जॉइंट सीटिंग नहीं होगी, इसमें कोई जॉइंट सीटिंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये बिल ऐसे समझो, ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है, ठीक है। राज्यसभा ने मंजूरी दे दी, अच्छी बात है, और नहीं भी तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा ये बोल सकता है राज्यसभा, इसके पास अमेंडिंग पावर नहीं है, इसके पास रिकमेंडिंग पावर है। लोकसभा को रिकमेंड करेगा कि भैया इसमें चेंज कर लोगे क्या? तो लोकसभा बोलेगा ठीक है छोटे, अगर तुम बोल रहे हो ठीक है तो हम कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर लोकसभा ने बोला, अगर लोकसभा ने, वो लोकसभा के ऊपर है कि एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, वो ये भी बोल सकता है नहीं करेंगे। अगर उसने रिजेक्ट कर दिया तो भी बिल पास हो जाएगा, अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया तो भी बिल पास हो जाएगा। बिल तो पास होना है,
राज्यसभा खुद से चेंजेस नहीं कर सकता है, लोकसभा से पूछ सकता है कि भाई क्या इसमें आप अमेंडमेंट करोगे, और ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन तक बिल को पेंडिंग रख सकता है। वहाँ कितना था ऑर्डिनरी बिल में? 6 महीने। और वो बिल किसी भी हाउस में आ सकता था, ये सिर्फ लोकसभा में ही आ सकता है, मनी बिल, धन विधेयक। ठीक, 14 दिन में अगर मान लो ना पास किया तो मान लिया जाएगा कि जिस हालत में लोकसभा ने पास किया था उसी हालत में राज्यसभा ने भी इसको पास कर दिया है अपने हाउस से। क्लियर है इतनी चीज? लोकसभा एक्सेप्ट रिकमेंडेशन ऑफ राज्यसभा, बिल पास्ड। ना रिजेक्ट एक्सेप्ट करे राज्यसभा तो भी बिल पास्ड। ठीक है, 14 दिन तक बस रख सकता है तो भी बिल पास। तो राज्यसभा के पास बहुत ही लिमिटेड पावर्स होती हैं यहाँ पर मनी बिल के केस में। ठीक है, अब मनी बिल की डेफिनेशन लिखी हुई है 110 में, वो आप एक बार यहाँ से देख सकते हो। एज सच अगर आप सीधे CAPF के लिए भी टारगेट कर रहे हैं तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, बाकी तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछता आपके SSC एग्जाम में। ठीक है, तो इम्पोजिशन एबॉलिशन, सर मनी बिल होता क्या है प्लीज एक्सप्लेन। दीक्षा राठौर जी बस उसी को ही एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि कोई भी चीज़, इम्पोजिशन, एबॉलिशन, रिमिशन और अल्टरेशन रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स, कोई भी बिल जो टैक्स से डील करता है उसको बोलेंगे मनी बिल। ठीक है, मनी से जो भी संबंधित बिल हैं, अभी हम देखेंगे पढ़ेंगे बजट के बारे में, तो बजट भी मनी से ही रिलेटेड है, तो वो भी एक तरह का मनी बिल ही है। अगर हमें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि से पैसा निकालना है तो भी वो मनी बिल है। सर ये क्या फंड होता है, अभी उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कोई भी प्रोविजन जो मनी बिल से डील कर रहा है, डिक्लेयरिंग ऑफ एन एक्सपेंडिचर टू बी एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये सारे मनी बिल में आता है। अब एक तुम्हें लॉजिक लगाना चाहिए कि कोई तो होता होगा जो डिसाइड करता होगा कौन सा बिल है मनी बिल है नहीं। नहीं, ऐसे तो सरकार जो है किसी भी बिल को मनी बिल बोल दे कि ये मनी बिल है। अगर उसको लगता है कि भाई राज्यसभा इसमें अड़ंगे अड़ाएगी, टांग अड़ाएगी, और राज्यसभा में तो हमारा बहुमत है नहीं, तो ऐसा करते हैं लोकसभा में तो है तो उसको मनी बिल डिक्लेयर कर देते हैं। कुछ कर ही नहीं पाएगा राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा के पास तो पावर नहीं मनी बिल में। तो इसलिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि एक अथॉरिटी है यहाँ पर जिसको डिसाइड करने के लिए बोला गया है कि भाई ये बिल मनी बिल होगा या नहीं। तो ये कौन है? स्पीकर ऑफ लोकसभा। और ये जो स्पीकर ऑफ लोकसभा का डिसीजन फाइनल होगा, क्या जुडिशरी इस पे रिव्यू कर सकती है? नहीं कि भाई कि ये मैलाफाइड डिसीजन दिया है इन्होंने, इन्फ्लुएंस होकर दिया है। बताइए जरा, ये भी कुछ डिसीजन है, मतलब ये भी कुछ डेफिनेशन है कौन कौन से बिल को हम मनी बिल डील करेंगे। ठीक है, और किस बिल को मनी बिल नहीं माना जाएगा वो भी लिखा है कि अगर फाइन लगाया जा रहा, पेनल्टी लगाई जा रही है, लोकल पर्पस के लिए मान लो कोई टैक्स लगाया जा रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल कि भाई होता है ना कि नाली साफ़ करवानी है, उसका टैक्स लगा दिया, कि भाई वो गाड़ी वाला या घर से कचड़ा निकाल, उसके लिए हमने कुछ ऐसा टैक्स टाइप, ठीक है, वो लगाने लगे, तो वो मनी बिल नहीं होगा वो। ठीक है, तो फाइन पेनल्टी है फिर लोकल पर्पज़ के लिए जो टैक्स लगाया गया। तो ये स्पीकर ऑफ लोकसभा का डिसीजन इज़ नॉट बियॉन्ड जुडिशरी, जुडिशरी इस पर रिव्यू कर सकती है। हुआ क्या, 2018 की बात है, आधार बिल। अब आधार बिल का कोई लेना देना है मनी से ज़्यादा, लग तो नहीं रहा आधार बिल का, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको पास करवाने के लिए इसको मनी बिल डिक्लेयर करवा दिया। स्पीकर, क्योंकि ऑब्वियस बात है वो भी रूलिंग पार्टी का ही होता है, तो डिक्लेयर करवा दिया आधार बिल, थोड़ा बहुत मनी की क्लॉजेस डाल के उसको मनी बिल बना दिया। ठीक है, तो उसको फिर चैलेंज किया गया, कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट ने। और उस 2018 में आधार बिल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सुनो, ये आपका जो डिसीजन है वो फाइनल ठीक है, लेकिन इट इज़ नॉट बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू, जुडिशरी इस पर रिव्यू कर सकती है, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू इज़ द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, हमने पढ़ा है। ठीक है, और ये बेसिक फीचर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का किस पर्टिकुलर केस में निकल के आया था जरा आप बताएंगे। और यहाँ पर जब मैं आपको डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ा रहा था तो इसमें एक केस नोट करिएगा, एंड दैट केस इज़ किहोटो होलोहान। कौन सा केस है? किहोटो होलोहान वर्सेस जच्चिलू केस। तो इस पर्टिकुलर केस में, किहोटो होलोहान वर्सेस जच्चिलू केस में, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि क्योंकि यहाँ पर भी डिफेक्शन के केस में भी किसका डिसीजन फाइनल होता है, किसका डिसीजन फाइनल होता है, कौन डिसाइड करता है? तो ध्यान रखना, यहाँ पर भी स्पीकर या फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर का डिसीजन फाइनल होता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा का डिसीजन फाइनल होता है, या फिर राज्यसभा के केस में वहाँ के चेयरमैन का इज फाइनल। अब अगेन वही सेम बात आई कि क्या इज इट बियॉन्ड द जुडिशियल रिव्यू और नॉट,
किहोटो होलान वर्सेस जचुली केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला नो, ठीक है, इट नॉट बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। जो स्पीकर का डिसीजन है इट इज़ नॉट बियॉन्ड जुडिशियल, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू, यानी जुडिशरी इस पर रिव्यू कर सकती है। तो मनी बिल कौन डिसाइड करता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा। और डिस्क्वालिफिकेशन अंडर डिफेक्शन कौन डिसाइड करेगा? ओवरऑल तो भाई जो डिस्क्वालिफिकेशन है प्रेसिडेंट डिसाइड करता है, लेकिन डिफेक्शन के ग्राउंड में आई अगेन रिपीट जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है पीठासीन अधिकारी वो डिसाइड करेगा, ना कि प्रेसिडेंट। और किहोटो होलोआन वर्सेस जचीलो केस उसमें ध्यान रखिएगा, ठीक। क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को? अब ये क्या है, देखो मनी बिल के केस में कोई जॉइंट सिटिंग की उसमें मतलब नीड नहीं है। क्यों नीड नहीं है? क्योंकि इसमें डेडलॉक होता नहीं, और जब डेडलॉक नहीं है तो फिर चाबी ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है, चाहे चाबी कहीं पे भी डली हो, ठीक है। इन अ नटशेल राज्यसभा को ऑर्डिनरी बिल के केस में इक्वल पावर मिली हुई है एज कम्पेयर टू लोकसभा, बट मनी बिल में उसको सब्सिडरी के तौर पे रखा गया है। क्लियर है? हमने दोनों तरह के बिल्स देख लिया। अब हम देखेंगे कि बिल को एसेंट किस तरह से मिलेगी, ठीक है। सहमति कौन देता है? ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर। लखीमपुर खीरी में 240 रुपये खर्चा टैक्स लगाया गया था 19 सितंबर 19। अच्छा, ऐसा था क्या? चलो भाई, यस, किसी भी हाउस में, चलो तो अभी आते हैं आर्टिकल नंबर 111 पे। ये बात करता है एसेंट टू बिल्स, बिल को सहमति देने ना देने की बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 111। होता क्या है, जब बिल पास होता है लोकसभा से, जाता है राज्यसभा के पास, तो मैंने आपको क्या बताया था, वो राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति के पास दो ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन तो होता है कि वो बिल को एसेंट दे दे, एक ऑप्शन तो होता है कि वो अपनी सहमति दे दे, तो बिल एक्ट बन जाता है। एक उसके पास ऑप्शन होता है कि वो वीटो कर दे बिल को। वीटो इज काइंड ऑफ नेगेटिव पावर यूज्ड बाय द प्रेसिडेंट इन केस ऑफ अ बिल। या तो वो एसेंट दे सकता है, रिटर्न, ये छोड़ दो तुम, ठीक है, ये छोड़ दो तुम। अब हम जो तुम्हें बताने हैं वो तुम समझो। टाइप्स ऑफ वीटोज, कितने तरह के वीटो होते हैं? एक तो एब्सोल्यूट, ठीक है, जिसको बोलते हैं पूर्ण वीटो, सस्पेंसिव, निलंबित वीटो और पॉकेट वीटो। अब एब्सोल्यूट वीटो, इनमें डिफरेंस क्या होता है? तो इसमें होता है व्हेन प्रेसिडेंट होल्ड्स हिज एसेंट ऑन द बिल। सहमति रोक ली, इस केस में बिल डज नॉट बिकम एन एक्ट। उसने मना कर दिया, डज नॉट बिकम एन एक्ट, जो विधेयक है वो कानून नहीं बन पाया। सस्पेंसिव वीटो, प्रेसिडेंट रिटर्न्स द बिल। प्रेसिडेंट क्या करता है? राष्ट्रपति ये रिटर्न कर देता है, रिटर्न्स द बिल, लौटा देता है, ठीक है। इस केस में क्या होगा? क्या होगा इस केस में? क्यों लौटाया है बिल उसने? कि रिकंसिडर करने के लिए, कि देखो कि फिर से देखो। तो अगर जो रिटर्न्ड बिल है, जो लौटाया हुआ बिल है, जो बिल फिर से रिकंसिडर करने के बाद पार्लियामेंट ने भेजा किसके पास? प्रेसिडेंट के पास। रिटर्न बिल शुड बी गिवन एसेंट, उसमें सहमति देनी होगी अब, ठीक है, शुड बी गिवन एसेंट। पॉकेट वीटो में प्रेसिडेंट डज नॉट रिस्पॉन्स, डज नॉट रिस्पॉन्स, राष्ट्रपति जो है रिस्पॉन्स ही नहीं देता है कोई। किस पे? मतलब इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ वीटो का जब वो इस्तेमाल करता है तो वो कोई बिल पे रिस्पॉन्ड नहीं करता है। तो क्या होता है इसमें? क्या होगा कुछ नहीं पता। जनरली वो भी बिल एक्ट नहीं बन पाता है। क्यों? क्योंकि देयर इज नो टाइम लिमिट, देयर इज नो टाइम लिमिट टू गिव एसेंट। सहमति देने के लिए राष्ट्रपति को कोई बाध्यता नहीं है कि आपको इतने टाइम में एसेंट देनी ही पड़ेगी, ठीक है। इसी वजह से राजीव गांधी के टाइम पे, ठीक है, राजीव गांधी जी के टाइम पे क्या हुआ था? उन्होंने एक बिल पास किया था, इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल, ठीक है। इस बिल को पास किया था जिसमें उन्होंने इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल में अमेंडमेंट किए थे। इसको ज्ञानी जैल सिंह ने, उस समय के जो प्रेसिडेंट थे, क्योंकि काफ़ी
लोग जो हैं विरोध कर रहे थे, ठीक है, लोग क्योंकि विरोध कर रहे थे इसलिए उन्होंने पॉकेट कर लिया उसको। और क्योंकि कोई टाइम लिमिट है नहीं इंडियन प्रेसिडेंट के लिए कि भाई आपको पॉकेट मतलब इतने टाइम में रिस्पॉन्ड करना ही करना है, करना ही करना है, तो फिर क्या हुआ, क्या होता है कि वो, इसीलिए हम बोलते हैं कि जो इंडियन प्रेसिडेंट की जो पॉकेट है वो काफ़ी डीप है। यूएस में क्या होता है, वहाँ के प्रेसिडेंट के लिए टाइम लिमिट निर्धारित की गई है कि आपको इतने टाइम में रिस्पॉन्ड करना ही करना होगा। और वहाँ के प्रेसिडेंट के पास एक और टाइप ऑफ वीटो होता है जिसको बोलते हैं क्वालिफाइड वीटो। ये इंडियन प्रेसिडेंट के पास नहीं होता है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है वीटो, तो बेटा अपनी भाषा में तुम समझ लो अब, ठीक। कुछ ऐसा जैसे कि तुम्हारे पास रिश्ता आया, ठीक है, तुम्हारे पास रिश्ता आया, मान लो कि कोई हो आप, ठीक है, उनके पास आपका किसी का रिश्ता है शादी का, आपने मना कर दिया, नहीं करनी शादी, एब्सोल्यूट वीटो। आपने बोला थोड़ा देख लो, है ना, थोड़ा देख लो का मतलब तो जानते ही हो क्या होता है ना, थोड़ा और बढ़ा दो मांग को, ठीक है, यानी कि रिकन्सिडर करने के लिए बोला गया है कि थोड़ा मांग को और बढ़ाया जाए हमारी। सस्पेंसिव वीटो। पॉकेट वीटो क्या है, आप रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हैं रिश्ते पे, इसका मतलब है कि रिश्ते पे ना ही तो होती है। जब आप सीधा सीधा मुंह पे मना नहीं करना चाहते हो कि सामने वाले को बुरा ना लग जाए, तो क्या किया जाता है, कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया जाता है, सामने वाला समझ जाता है कि इंटरेस्टेड नहीं है रिश्ते में, वो पॉकेट वीटो है, ख़त्म, ठीक है। तो ज्ञानी जैल सिंह ने जो है यही काम किया था, उन्होंने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो जो 1986 का इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल था। अब ध्यान से सुनिएगा एक बात को, एंड दैट इज कि ये जो वीटो है, नॉट अवेलेबल इन केस ऑफ मनी बिल, नॉट अवेलेबल इन केस ऑफ मनी बिल, लिखा हुआ है वैसे तो पीछे, धन विद्या के केस में ये बिल ये जो है काम नहीं करेगा, रिटर्न नहीं कर सकते हैं बिल। क्यों नहीं कर सकते हैं, लॉजिक बताइए, क्या लॉजिक है। और यही नहीं, अभी और सुनिए, नो वीटो, नो वीटो पावर, नो वीटो कैन बी यूज्ड इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। अगर संवैधानिक संशोधन अधिनियम है तो उस केस में तो कोई भी वीटो नहीं यूज़ किया जा सकता है। इस प्रोविजन को 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। 24वें संविधान संशोधन ने यह बोला था कि प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में एसेंट देनी ही पड़ेगी, सहमति देनी ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और वो सस्पेंसिव वीटो को यूज़ नहीं कर सकता है इन द केस ऑफ मनी बिल, क्योंकि उस बिल को उसकी रिकन्सिडरेशन से, उसकी प्रायर रिकन्सिडरेशन से ही लाया गया है, प्रायर रिकमेंडेशन से लाया गया, प्रायर रिकमेंडेशन से लाया गया है, क्योंकि इसीलिए पूछ के लाया जाता है सो दैट उस बिल को वीटो करके वो डिले ना कर सके। क्यों? क्योंकि ये मनी से संबंधित बिल है, धन निकालना है इससे, और अगर धन नहीं निकला तो बिना धन के तो कोई चीज़ काम करती नहीं है, तो देश कैसे चलेगा फिर। तो इसलिए ताकि प्रेसिडेंट उसको टाइम ज़्यादा ना उसमें खींच सके, तो इसलिए उसके प्रायर रिकमेंडेशन से उसके पूछ के लाया जाता है, और इसीलिए उसको उसमें सस्पेंसिव वीटो करने से मना कर दिया जाता है। अब आते हैं प्रोसीजर इन फाइनेंशियल मैटर्स, आर्टिकल 112 विच टॉक्स अबाउट द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको कि प्यार से हम बोल देते हैं बजट। लेकिन ऑलवेज रिमेंबर कि बजट वर्ड इज नोवेयर मेंशन इन द पार्लियामेंट, ठीक है। बजट वर्ड इज नॉट, पार्लियामेंट बोल रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन में, नॉट मेंशनड इन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी हमारी जो संविधान की किताब है उसमें कहीं पर भी आपका ये बजट वर्ड मेंशन्ड नहीं है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वार्षिक वित्तीय विवरण। इसका क्लॉज 1 बोलता है आर्टिकल 112 का, और ये एक तरह का क्योंकि मनी बिल ही है, ठीक है, क्योंकि मनी के अप्रोप्रिएशन से रिलेटेड है। तो द प्रेसिडेंट शैल इन रेस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर कॉज टू बी लेड बिफोर बोथ द हॉउसेस ऑफ पार्लियामेंट अ स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेटेड रिसीट्स and expenditure of the government of India for that year in this part referred to as the annual financial statement. राष्ट्रपति के नाम पे हर वित्तीय वर्ष में, जो कि शुरू होता है 1 अप्रैल को, ख़त्म होता है 31 मार्च को, एक बिल रखा जाएगा, फिर एक स्टेटमेंट रखा जाएगा जिसमें कि एस्टिमेटेड रेसीट्स, यानी कि इनकम ऑफ द गवर्नमेंट, कहाँ कहाँ से पैसा कमाया, कहाँ कहाँ पे खर्च उड़ाया, यानी कि खर्च किया, उसका एक स्टेटमेंट होगा, और उस स्टेटमेंट को बोला जाएगा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
कौन रखता है, टेबल करता है पार्लियामेंट में? फाइनेंस मिनिस्टर। किसके नाम पे रखा जाता है? प्रेसिडेंट शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल, तो राष्ट्रपति के नाम पे रखा जाता है। रिकॉल है आर्टिकल 53 एंड आर्टिकल 77 वेयर विच टॉक्स अबाउट दैट द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, आर्टिकल 77 इज मेड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। सेकेंड क्लॉज है द एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर एम्बोडीड इन द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल शो सेपरेटली, जो खर्चा होगा वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होना चाहिए। पहला है चार्ज्ड एक्सपेंडिचर और दूसरा होगा एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम। ये क्या है? हिंदी में अगर मैं बोलूं तो ये हो जाएगा भारत की समेकित निधि के लिए राशि, आई थिंक, ठीक है, और ये हो जाएगी अन्य पूर्तियों के लिए राशि, दैट इज एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम। अब ये है क्या, ये चीज़ है क्या, ये जानने के लिए आपको जुड़े रहना पड़ेगा इस लेक्चर में। आर्टिकल 113 का क्लॉज 1, सो मच ऑफ द एस्टिमेट्स एज रिलेट्स टू एक्सपेंडिचर चार्ज्ड अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया शैल नॉट बी सबमिटेड टू द वोट ऑफ पार्लियामेंट। यानी कि जो चार्ज एक्सपेंडिचर है, अगला वाला आर्टिकल का पहला क्लॉज बोल रहा है कि उस पर वोटिंग अलाउड नहीं है पार्लियामेंट में। क्यों? आप समझ लो क्यों। इसलिए क्योंकि जो चार्ज एक्सपेंडिचर है उससे सैलरी निकलती है, पेंशन निकलती है। किसकी निकलती है? सैलरी या फिर पेंशन? तो जो हमारे जजेस लोग हैं, कैग हैं, इन सब की सैलरी या पेंशन निकलती है इससे। और हमने पढ़ा था जैसे प्रेसिडेंट वगैरह भी हो गए, तो भाई इनकी जो सैलरी है वो इनके ऑफिस के दौरान डिक्रीज नहीं की जा सकती है, सो दैट कि ये लोग इंडिपेंडेंटली पारदर्शिता से काम करें। अब मान लो कि जजेस लोगों ने कोई ढंग का काम नहीं किया, लेजिस्लेचर चिढ़ा हुआ है उनसे, तो क्या करेगा? डराएगा उनको, तुम्हारी सैलरी घटा देंगे हम। तो कॉन्स्टिट्यूशन पहले ही इंतजाम करके गया है कि बेटा तुम उनकी सैलरी नहीं घटा सकते हो। पार्लियामेंट ने पूछा क्यों नहीं घटा सकते हैं? क्योंकि ये जो चार्ज एक्सपेंडिचर, इसमें हम टेफ्लॉन कोटिंग लगा के जा रहे हैं, इसको तुम छू नहीं सकते हो, इसको ऐसे ही पास कर देना, बस खड़ाक से निकाल देना इसको। तो फिर उसने पूछा पार्लियामेंट ने कि हम करें तो करें क्या, बोलें तो बोले क्या? तो उसने बोला जो करना है, जो बोलना है इसमें करना, एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम। ठीक, तो एस्टिमेट्स एज रिलेट टू अदर एक्सपेंडिचर, दैट मीन्स दिस वन एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम शैल बी सबमिटेड इन द फॉर्म ऑफ डिमांड फॉर ग्रांट्स। इसको कैसे सबमिट करना पड़ेगा? इसको कैसे सबमिट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को? एज डिमांड फॉर ग्रांट टू द हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा में सबमिट करना पड़ेगा। क्या है डिमांड फॉर ग्रांट? सरकार को मिनिस्ट्रीज हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, डिफेंस मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री, जल शक्ति मंत्रालय, सबको अपना अपना खर्चा करना है, तो उसको बोलते हैं डिमांड फॉर ग्रांट। जहां पर आप डिमांड कर रहे हैं पैसे की, किससे करेंगे? लोकसभा से। एंड हाउस ऑफ पीपल शैल हैव पावर टू एसेंट। लोकसभा के पास ये पावर हो गया तो वो सहमति दे दे आपके, हाँ ठीक है तुम इतना पैसा मांग, ठीक है। मना कर दे, ठीक है, मना कर दे, या फिर वो क्या कर दे, टू एनी डिमांड, ठीक है, और रिड्यूस कर दे टू अ स्पेसिफाइड देयर इन, या फिर उसको कम कर दे। तो इसको हम बोलते हैं क्या, कि जो अदर एक्सपेंडिचर हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि डिमांड करी हाउस ऑफ पीपल से, तो हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ पीपल, बेचारा काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि ये काइंड ऑफ मनी बिल है। मनी बिल में राज्यसभा के पास लिमिटेड पावर है, तो राज्यसभा क्या बैठ के देखेगा? नहीं, मुंह चला सकता है। यानी राज्यसभा कैन ओनली डिस्कस। देखो भैया, वोटिंग तो चार्ज एक्सपेंडिचर में वोटिंग तो अलाउड ही नहीं है, ना तो लोकसभा ना तो राज्यसभा। जो दूसरा है एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम, जिसको डिमांड फॉर ग्रांट करके पब्लिश किया जा रहा है, उसमें दोनों हाउस डिस्कस करते हैं, दोनों हाउस डिस्कस कर सकते हैं, लोकसभा राज्यसभा, लेकिन वोटिंग सिर्फ लोकसभा में ही अलाउड, राज्यसभा कैन ओनली डिस्कस बट कैन नॉट वोट, बट कैन नॉट वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स, कैन नॉट वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स, एंड नो डिमांड फॉर ग्रांट शैल बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। ये क्या है? काइंड ऑफ मनी बिल। मनी बिल लाया जाता है किसके रिकमेंडेशन? प्रेसिडेंट। खत्म, वही सेम चीज़ तो लिखी हुई है। अब ये क्या लिखा हुआ है कि रिफ्यूज टू एसेंट, मना कर सकता है या फिर रिड्यूस कर सकता है। इन्हीं क्रियाकलापों को बोलते हैं कट मोशन।
जैसे तुमने सुना होगा पिक्चर की शूटिंग चलती कट कट कट, तो ये होता है कट। जो कट मोशन होते हैं, यहाँ लिखता हूँ मैं, ठीक है। कट मोशन का ये तभी पास किया जाता है जब लोकसभा रेफ्यूज टू गिव एसेंट, और कट पोशन मोशन पास हो गया ना, तो पता है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है सरकार के पास बहुमत नहीं है लोकसभा में, तभी तो बजट को पास नहीं करवा पाया, तभी तो कट मोशन पास हो गया, मतलब सही समय है। नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करवा दो। नो कॉन्फिडेंस मोशन अभी हम देखेंगे इसी लेक्चर के लास्ट में डिटेल में। तो 3 तरह के कट मोशन होते हैं, पॉलिसी कट, इकोनॉमी कट और टोकन कट। यहां पर डिमांड रिड्यूस्ड टू ₹1, 1 रुपए से आप, मतलब 1 रुपए से नहीं, 1 रुपए तक आपकी डिमांड को, मतलब आप डिमांड आपकी रिड्यूस ₹2, ठीक है। यहां पर क्या है? इकोनॉमी कट, एक लमसम रिडक्शन होता है। लमसम रिडक्शन होता है, अभी बताते हैं तो उन्होंने डिफरेंस, ठीक है। और यहाँ है रिड्यूस्ड, द डिमांड रिड्यूस्ड बाय डिमांड रिड्यूस्ड बाई ₹100, 100 से डिमांड रिड्यूस कर दी गई। यहाँ है जैसे तुम, हमें एक मिनिस्ट्री ने बोला हमें 100 करोड़ रुपए चाहिए, 100 करोड़ रुपए चाहिए, उसने बोला 1 रुपया देगा, लेगा क्या? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 100 करोड़ में 100 रुपए घटा रहे हैं, मतलब तुम्हें लग रहा हो क्या चल रहा है, ये सब क्या लॉजिक है? 1 रुपये देंगे, 100 रुपए घटा देंगे 100 करोड़ में। भाई ये सरकार की बेइज्जती करने के तरीके होते हैं कि तुम्हारे जो ये लाए हो डिमांड फॉर ग्रांट, उसकी हम नाकदरी कर रहे हैं। और अगर ये पास हो गया, इसका अगेन सीधा साधा मतलब है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है, तभी तो बजट को पास नहीं करवा पाया, और तभी तो ये कट मोशन पास हो गए। एसेंट यूजुअली मिल जाती है, सहमति मिल जाती है, क्योंकि सरकार का बहुमत है लोकसभा में। लोकसभा में ही तो वोटिंग होती है, लोकसभा में ही तो बहुमत होता है, लोकसभा में बहुमत प्रूव करना होता है, लोकसभा में ही तो वो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू दी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल, आर्टिकल 75 क्लॉज 3। समझे आप? मतलब नहीं समझे तो छोड़ दो कट मोशन को तुम, ठीक है। आर्टिकल 114 अप्रोप्रिएशन बिल, ये क्या है? As soon as may be after the grant under Article 113 have been made by the House of People, there shall be introduced a bill to provide for the appropriation out of Consolidated Fund of India. भारत की संचित निधि से पैसा निकालने के लिए भारत सरकार को अप्रोप्रिएशन बिल को लाना होगा। आर्टिकल 113 के तहत जो डिमांड फॉर ग्रांट आपने करी थी, आपकी अगर वो डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया गया, तो अब आपको अगर पैसा निकालना है तो उसके लिए भी आपको एक बिल लाना पड़ता है, उसको बोलते हैं अप्रोप्रिएशन बिल, या फिर हिंदी में विनियोग विधेयक। क्या बोलेंगे हिंदी में? विनियोग विधेयक, ठीक है। आर्टिकल नंबर 114, no amendment shall be proposed on any bill in either house of parliament which will have the effect of varying the amount or altering the destination of grant so made or varying the amount of charge। वही सेम चीज़ है कि नहीं है? लिखा हुआ लंबी चौड़ी लाइन लिख इसलिए दिए हैं ताकि तुम्हें पता चल जाए, ठीक है। आर्टिकल 114 क्लॉज 2, वैसे तो इन जनरल वो पूछेगा बेटा बता दो अप्रोप्रिएशन बिल किस में है, अगर एसएससी जैसे एग्जाम्स की मैं बात करूँ तो बोल दो कि आर्टिकल 114, बात खत्म, आगे बढ़ो। लेकिन अगर हायर लेवल एग्जाम में जाते हो या फिर एसएससी में भी आजकल पूछ लेता है इस तरह से क्लॉजेस, तो इसलिए मैंने लिख रखा है यहाँ पे। वही सेम चीज़ तो है कि भाई दूसरा क्लॉज क्या बोल रहा है कि भाई चार्ज एक्सपेंडिचर पे आप वोटिंग नहीं कर सकते हैं, कुछ और अलग तो नहीं लिखा हुआ है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 115, 116, नो मनी शैल बी विदड्रॉन फ्रॉम दी CFI एक्सेप्ट ऑन दी अप्रोप्रिएशन मेड। वही सेम चीज़ तो है कि बिना अप्रोप्रिएशन बिल पास किए हुए आप पैसा नहीं निकाल सकते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, भारत की संचित निधि से। अब ये क्या होता है भारत की संचित निधि वगैरह, ये पहले आपको बता देते हैं। तो कंसोलिडेटेड जो फंड ऑफ इंडिया होता है, यानी कि जो भारत की संचित निधि होती है, आर्टिकल नंबर 266 में है, अनुच्छेद नंबर 266 में है, ठीक है। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया जो है वो भी आपका आर्टिकल नंबर 266 में है, आर्टिकल नंबर 266 में है। और जो आपका कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, दैट इज जो भारत की आकस्मिक निधि है, वो आर्टिकल नंबर 267 में है, 267 में है। अब ये है क्या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया? तो देखो, जो भी भारत सरकार को पैसा मिलता है, टैक्स का पैसा, सब जितना भी ज़्यादा पैसा मिलता है, जितना भी रेवेन्यू भारत को रिसीव होता है, भारत सरकार को कोई लोन दे रखा था तो लोन मिला है, ये सारा जो पैसा होता है भारत को इसी पर्टिकुलर फंड में रिसीव होता है। इसके अलावा थोड़ा मोड़ा जो पैसा है, जैसे कि जुडिशियल डिपॉजिट हो गए। जुडिशियल डिपॉजिट का मतलब है कि जुडिशरी नहीं, वो लगा देती है ना, वो मतलब क्या क्या बोलते हैं उसको,
फाइन लगाती, पेनल्टी लगाती कि भाई 10,000 रुपये जमा करो क्राइम के लिए, इस तरह से। रेमिटेंस जो भारत सरकार को रिसीव होता है, रेमिटेंस क्या चीज़ होती है, इकोनॉमिक्स में हम इसको पढ़ेंगे। रेमिटेंस होता है कि जो भारत के लोग विदेश में रह रहे हैं वो भारत में जो पैसा भेजते हैं वो रेमिटेंस वाले अकाउंट में रिसीव होता है। इसके अलावा जो पीएफ का है ना, पीएफ का प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट का जो पैसा है वो सब यहाँ पर आता है। तो मेन जो पैसा है, मेन जो पब्लिक का पर्स है, पब्लिक वो ये है पब्लिक, ठीक है। ये इससे पैसा निकालने के लिए पार्लियामेंट की परमिशन चाहिए और लोकसभा में वोटिंग चाहिए। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया से पैसा निकालने के लिए नहीं परमिशन चाहिए, किससे, पार्लियामेंट से। क्यों? क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव के हाथ में होता है, ठीक है। क्लियर रहती चीज़। कौन इसको मतलब वो करता है, यहाँ पर एग्जीक्यूटिव के हाथ में होता है। एग्जीक्यूटिव एक्शन यानी सरकार के हाथ में ही है, जब चाहे पैसा निकाल ले। कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से पैसा तब निकाला जाता है जब कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई हो, ठीक है, तब पैसा निकाला जाता है। और ये होता है राष्ट्रपति के हाथ में, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक। अब कई बार होता क्या है, ये आर्टिकल 115 में सप्लीमेंट्री, एडिशनल और एक्सेस ग्रांट है, और 116 में वोट ऑन अकाउंट और वोट्स ऑफ क्रेडिट और एक्सेप्शनल ग्रांट है। ग्रांट क्या होता है? ग्रांट क्या होता है? तो ग्रांट होता है कि अगर, इसको अनुदान हिंदी में बोलते हैं, अनुदान, इसको बोलते हैं अनुपूरक अनुदान, इसको बोलते हैं अतिरिक्त अनुदान, और इसको अनुपूरक अतिरिक्त, अतिरिक्त ही बोलते हैं, ठीक है, ऐसे कुछ, ठीक है। तो अब अनुपूरक या फिर अतिरिक्त, मतलब सप्लीमेंट्री, एडिशनल और एक्सेस ग्रांट। ग्रांट का मतलब होता है, अभी वो पढ़ा था, डिमांड फॉर ग्रांट क्या होता है कि मिनिस्ट्री पैसा मांग रही है कि भाई हमें पैसा चाहिए, इतना पैसा चाहिए, उतना पैसा चाहिए। अब अगर मान लो पैसा ख़त्म हो गया तो जैसे सप्लीमेंट्री ग्रांट का मतलब होता है कि जो अमाउंट ऑथराइज किया था पार्लियामेंट ने वो फॉर द करेंट फाइनेंशियल ईयर वो इनसफिशिएंट उसको लग रहा है कि भाई जो आपने ऑथराइज किया सर कि 100 करोड़ वो इनसफिशिएंट लग रहा है, तो कृपया करके 110 करोड़ कर दीजिए, तो बात बन जाएगी, सप्लीमेंट कर दीजिए प्लीज़। एडिशनल ग्रांट का मतलब ये होता है कि कोई नई सर्विस आ गई है जो स्टिपुलेट नहीं करी गई थी, एक तरह से कंटेम्पलेट नहीं करी गई थी बजट में कि भाई ये भी सर्विस आ सकती, कोई नई सर्विस आ गई तो उसको लेके बिल हम पैसा लेना भूल गए थे या फिर आ गया तो नई सर्विस आ गई तो उसको लेके पैसा। एक्सेस का मतलब ये होता है कि जितना भी पैसा दिया गया था उस साल के लिए वो आपने खर्च कर लिया है, अब आपको और पैसा, यहाँ क्या है, खर्च नहीं किया है, आपको पहले ही याद आ गया कि भाई और पैसा चाहिए, यहाँ खर्च कर लिया तो एक्सेस पैसा चाहिए। वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑफ क्रेडिट और एक्सेप्शनल ग्रांट। वोट ऑफ क्रेडिट समझिए आप, ये क्या होता है। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ ब्लैंक चेक गिवन बाय द पार्लियामेंट, ब्लैंक चेक गिवन टू एग्जीक्यूटिव यानी सरकार को बाय लोकसभा, यानी कि इट इज ग्रांटेड फॉर मीटिंग एंड, ठीक है, ग्रांटेड फॉर मीटिंग एन अनएक्सपेक्टेड, ठीक है, एन अनएक्सपेक्टेड डिमांड अपॉन द रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। यानी कि अगर मान लो कि कल को कुछ और अनएक्सपेक्टेड डिमांड इस तरह से आ गया तो ये लोग ब्लैंक चेक जितने की ज़रूरत हो तो भर लेना, ठीक है। एक्सेप्शनल ग्रांट ये होता है कि कोई अगर स्पेशल पर्पस, ठीक है, के लिए अगर आपको पैसा चाहिए तो एक्सेप्शनल ग्रांट में आ जाता है, ठीक है। इसी तरह होता तो एक और ग्रांट है जिसको टोकन ग्रांट बोलते हैं, लेकिन छोड़िए उसको, ठीक है। तो टोकन ग्रांट चलो बता ही देते हैं, अब लगे हाथ। टोकन ग्रांट में क्या होता है, रीअप्रोप्रिएशन किया जाता है, ठीक है। टोकन ग्रांट में क्या किया जाता है, रीअप्रोप्रिएशन। रीअप्रोप्रिएशन का मतलब ये होता है एक हेड से पैसा निकाल के दूसरे में डालना। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक मिनिस्ट्री है, उसने इस सर्विस के लिए पैसा लिया था 50 करोड़, इसके लिया था 40 करोड़, तो वो बोल रहा है कि यार हम पैसा ज़्यादा डिमांड नहीं कर रहे हैं, हम इस सर्विस के लिए देना, इसके लिए रखना चाहते हैं 50 करोड़ और इसके लिए 40 करोड़, तो प्लीज़ ऐसा करो 10 यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दो, 10 यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दो। तो ये रीअप्रोप्रिएशन कहलाता है, इसको टोकन ग्रांट बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं आर्टिकल 117 पे, स्पेशल प्रोविजन एज टू फाइनेंशियल बिल। यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है, जल्दी से बताइए। क्या भाई कमेंट में लड़ाई वड़ाई हो गई क्या? सर ये याद कैसे होगा? बेटा इसके लिए एक टॉनिक मिलेगा तुम्हें, ठीक है, वो पी लेना, उससे याद हो जाएगा। ओके। बुक में पार्ट्स मिसिंग है, बिल्कुल मिसिंग है,
ठीक है, क्योंकि ये मैं करवा रहा हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल क्लॉज बाय क्लॉज यहाँ पर मैंने अप्रोप्रिएशन बिल के लिखे हुए हैं, ठीक है। वहाँ पर आपसे जो पूछेगा मेनली एसएससी एग्जाम में जनरली यही चांसेस हैं कि भाई पूछ लेगा किस आर्टिकल में, अगर वो घुसा फॉर पर्पस, या फिर अगर तुम हायर लेवल ऑफ एग्जाम देने गए तो उसके लिए यहाँ पर मैं क्लॉजेस को भी कवर करके चल रहा हूँ इसीलिए, ठीक है, बिकॉज हम बैच ही क्लास कर रहे हैं तो डिटेल में। और ऑब्वियस सी बात है, अगर मुझे पुराना बैच ही अगर पढ़ाना होता तो मेरा बैच लॉन्च ही क्यों करता, ठीक है। अगर मुझे वही सेम चीज़ पढ़ानी होती तो मैं साल में 2-2 3-3 बैच जो है बिग अनाउंसमेंट करके मैं लॉन्च कर सकता हूँ, ठीक है। साल भर बाद आया तो, और वो उसका मैंने पर्पस बताया था, ठीक है, क्योंकि उसमें चेंजेस होंगे इसलिए मैं नया लाया हूँ, ठीक है, कि भाई कुछ नई चीज़ें आई हैं एग्ज़ाम में तो अब वो कुछ नई चीज़ें बैच में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चलो भाई, तो कुछ तो नया होगा ही ना, चेंज इज़ द लॉ ऑफ द नेचर, और वो आपके बैच 2.0 के नोट्स हैं तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं कुछ कुछ चेंजेस छोटे मोटे हो सकते हैं, वो आपको करने होंगे। आर्टिकल 117 पे आते हैं, स्पेशल प्रोविजन। और ये बात ऐसा नहीं मैं अभी बोल रहा हूँ, ठीक है, जो बुक का अनाउंसमेंट का, क्योंकि कुछ लोग मैंने देखा है रिव्यू बनाते हैं बुक के और या फिर इस तरह से कि सर ये तो बैच 2.0 के नोट्स हैं, तो बेटा वो वाला वीडियो देख लेना जिस दिन बुक का अनाउंसमेंट किया था, ठीक है, डिटेल में जाके देख लें। डिटेल में स्पष्ट शब्दों में बोला था इस चीज़ को कि ठीक है ये बैच तो अभी रन ही हो रहा है, तो कहाँ से इसके अभी नोट्स आ जाएंगे, ये अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसको नोट्स कैसे आ जाएंगे, खुद ही सोचो, ठीक है। तो यहाँ पर हम आर्टिकल 117 पे आने वाले हैं, दैट इज स्पेशल प्रोविजंस टू एज टू फाइनेंशियल बिल्स। ये फाइनेंशियल बिल क्या होता है इन शॉर्ट समझ लो। 117 आर्टिकल में 2 तरह के होते हैं। ये मैं जो चीज़ बता रहा हूँ ये एसएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल नहीं है, ठीक है, ये आपके में नहीं पूछता है, जनरली थोड़े से हायर लेवल ऑफ एग्जाम में पूछेगा, जैसे CDS CAPF सिविल सर्विस या फिर आप स्टेट पीसेस में जाएंगे तो 2 तरह के होते हैं, ठीक है। इसमें वो मैटर होते हैं, मतलब ऐसे समझ लो, इट डील्स विद एनी मैटर कंटेंड इन आर्टिकल 110 जो मनी बिल में जो मैटर है, या फिर और एनी अदर मैटर ऑफ जनरल लेजिस्लेशन, और एनी अदर मैटर ऑफ जनरल लेजिस्लेशन, ठीक है। ये जो आर्टिकल है 117 का क्लॉज 1 ये तो डील कर सकता है आर्टिकल 110 में कोई जो चीज़ मेंशन है उससे, या फिर और एनी अदर मैटर ऑफ जनरल लेजिस्लेशन। अब ध्यान रखना जनरल लेजिस्लेशन का मतलब है कि नॉर्मल अदर दैन मनी बिल। इसमें क्या सिमिलैरिटीज़ होती हैं मनी बिल से, तो इसमें सिमिलैरिटीज़ क्या है मनी बिल से वो से पहले समझो। सिमिलैरिटीज़ 2 हैं। पहला, जिस तरह मनी बिल लोकसभा में आ सकता है उसी तरह ये भी सिर्फ लोकसभा में आ सकता है, कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा, ठीक है। और दूसरा ये है कि इसको भी प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट से लाना पड़ता है। इसके सिवाय ये ऑर्डिनरी बिल की तरह ही डील किया जाता है, मतलब कि राज्यसभा के पास पूरा पावर है इसको रिजेक्ट करने का, अमेंड करने का, 14 दिन वाला कोई इसमें नहीं है। इसमें ये तो ऑलमोस्ट पूरा ऑर्डिनरी बिल की तरह है। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल बिल 2, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल बिल 2, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल बिल 1, पूरा ऑर्डिनरी बिल के तरह। बस इसमें ये होता है कि ये सिर्फ उस हाउस में आ सकता है जिसको प्रेसिडेंट बोलेगा कि इस हाउस में ये आना है, तो वो उस हाउस में आ सकता है, बस ये अंतर है। क्लियर है सारी चीज़ें, प्रोसीजर। अब यहाँ से खट आपका बस 5-10 मिनट का खेल है। आर्टिकल 118, ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट में मेक, मतलब यहाँ से रूल्स ऑफ प्रोसीजर है, मे मेक रूल्स फॉर रेगुलेटिंग सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसीजर, यानी कि किस तरह से उसका कंडक्ट होगा, बिजनेस का धंधा चलेगा, प्रोसीजर क्या होगा, कैसे क्या नहीं होगा, कब हमें आना है कब नहीं आना है, वो आर्टिकल 118 के तहत इनको पावर दे दी गई है, ठीक है। रूल्स ऑफ प्रोसीजर जैसे कि क्वेश्चन आवर, 0 आवर, ये सब कहाँ मेंशन है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन है, क्योंकि आर्टिकल 118 ने इनको ऑथराइज किया है कि आप अपने रूल्स बना सकते हो। रेगुलेशन बाय लॉ ऑफ प्रोसीजर इन पार्लियामेंट रिलेशन टू द फाइनेंशियल बिजनेस, आपको अपना फाइनेंशियल बिजनेस कैसे करना है उसके लेके आप उसको रेगुलेट कर सकते हो बाय लॉ, ये आर्टिकल 119 में है। 120 में भाषा कौन सा इस्तेमाल किया जाएगा पार्लियामेंट में वो लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा गौर से देखिएगा, ठीक है, कि जो धंधा है पार्लियामेंट का वो हिंदी में और इंग्लिश में होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है पहला क्लॉज, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन पार्ट नंबर 17। ये पार्ट 17 क्या है और क्या नॉट विथ स्टैंडिंग लिखा हुआ है। पार्ट 17 में भाषाएं दी हुई हैं, लैंग्वेजेस दी गई हुई हैं, बट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 348, ये सब भूल जाओ। बस ये देखो, बिजनेस इन पार्लियामेंट शैल बी ट्रांजेक्टेड इन हिंदी और इंग्लिश, हिंदी या इंग्लिश में होगा, हिंदी और इंग्लिश। और इसका जो दूसरा क्लॉज बोलता है, और एक चीज़, अगर मान लो कि किसी को हिंदी या इंग्लिश नहीं आती किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो अलाउ कर सकता है उसको कि वो अपनी लोकल लैंग्वेज में
एड्रेस कर सकता है, पार्लियामेंट को संबोधित कर सकता है, लेकिन वो ऑथराइज कौन करेगा? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। और इसका जो दूसरा क्लॉज है इसमें लिखा हुआ है कि अनलेस पार्लियामेंट बाय लॉ अदरवाइज प्रोवाइड्स दिस आर्टिकल शैल आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ अ पीरियड ऑफ 15 years फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैव इफेक्ट एज इफ द वर्ड्स और इन इंग्लिश वर ओमिटेड देयर फ्रॉम। मतलब क्या है इसका? ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है। इसका मतलब है कि ये जो और इन इंग्लिश शब्द लिखा हुआ है ये 15 साल के बाद डिलीट हो जाएगा अगर पार्लियामेंट ने ऑथराइज नहीं किया इस चीज़ को, तो 15 साल के बाद। लेकिन पार्लियामेंट बाय लॉ ऑथराइज करती आ रही है, 15 साल के बाद फिर कर देती है, फिर कर देती है, फिर कर देती है। तो आज तक इस शब्द को डिलीट नहीं किया गया है, ओमिट नहीं किया गया है, बाहर नहीं निकाला गया है और इन इंग्लिश शब्द को। 120 लैंग्वेज टू बी यूज इन पार्लियामेंट। 121 रिस्ट्रिक्शंस ऑन डिस्कशन इन पार्लियामेंट। 121 ये बोलता है कि पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज लोग क्या कर रहे हैं, क्या डिसीजन दिया था, उस चीज़ पे डिस्कशन पार्लियामेंट में नहीं हो सकता है। 122 बोलता है, यानी कि हाई कोर्ट टू पार्लियामेंट, समझ सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट समझ गया होंगे, है ना? क्या हाई कोर्ट क्या बोलना चाह रहा है पार्लियामेंट से, बताइए जरा कमेंट में। 122 में लिखा हुआ है कि कोर्ट पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को इंक्वायर नहीं कर सकता है। The validity of any proceeding in parliament shall not be called in question on ground of alleged irregularity. ठीक है? Any conduct of business of officers of member of parliament in parliament is not subject to jurisdiction in any court. 121 क्या था? 121 क्या था? पार्लियामेंट के अंदर कोर्ट में क्या हो रहा है, जज ने क्या फैसला दिया, क्या नहीं दिया, उनकी ड्यूटीज, कंडक्ट, उसको डिस्कस नहीं कर सकते हो। 122 बोलता है कोर्ट को कि तुम पार्लियामेंट का वाला डिस्कस नहीं कर सकते हो। तो पार्लियामेंट बोल रहा है क्या हाई कोर्ट से कि माई बिजनेस इज माई बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस। ठीक, चलो क्लियर है? मुझे लगा ऐड आ गई। तो काइंड ऑफ 121 और 122 इस तरह से हो जाएंगे हमारे, है ना? है कि नहीं? तो दोनों अगर हम देखें तो रिवर्स ही तो है एक तरह से। चलो भाई, सर आज के लिए बस कीजिए। अच्छा बस करें तो बस एक आर्टिकल और देख लो, ठीक है? 122 और 123। अब यहाँ से 122 तो हो गया यार हमारा, ठीक है? 123 होगा। तो अब यहाँ से हम नए चैप्टर में एंटर कर रहे हैं। ये चैप्टर कौन सा होगा? ये है आपका चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 जिसमें कि सिर्फ एक ही आर्टिकल है, एक ही अनुच्छेद, और वो क्या है? 123 123 जो लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बात करता है। पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रमलगेट ऑर्डिनेंस, यानी राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश ला सकता है राष्ट्रपति। अध्यादेश का मतलब क्या है? तो व्हेन बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट आर नॉट इन सेशन ही मे प्रमलगेट सच ऑर्डिनेंस। लोकसभा बिल पास करती है राज्यसभा से, वो भेजता है प्रेसिडेंट को, ये सहमति देते हैं तो कोई बिल एक्ट बनता है। मान लो कि कुछ ऐसा हुआ कि रेसेस का समय चल रहा है। अब ये मत बोलना सर रेसेस क्या होता है। रेसेस का समय चल रहा है यानी कि लोकसभा या राज्यसभा या दोनों ही सेशन में नहीं है, और कुछ इमरजेंसी ऐसी पड़ गई कि उसको लेके लॉ बनाना है। जैसे कोविड-19 के टाइम पे, कोविड-19 के टाइम पे काफ़ी चीज़ों को लेके कानून बनाने पड़ रहे थे कि भाई क्वारंटीन किस तरह से होगा, ठीक है? अगर कोई इस तरह से करते हरकतें पाया गया तो उसको क्या सज़ा मिलेगी। अगर कुछ मास्क वास्क की खरीद फरोख्त करते पाया गया, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा अगर उसका होर्डिंग किया तो उसके खिलाफ मतलब उसको इतने साल की जेल होगी। अब पार्लियामेंट तो सेशन में है नहीं, तो फिर इस चीज़ को कैसे कानून में बनाया जाएगा? क्योंकि कोविड पहले तो इसे तो एग्जिस्ट कर नहीं रहा था, अब यह एकदम से। तो प्रेसिडेंट को ये पावर दी गई है ऐसे सरकमस्टांसेस में कि जब भी ऐसी इमरजेंसी अराइज हो और पार्लियामेंट सेशन में ना हो। पार्लियामेंट सेशन मतलब का मतलब है लोकसभा और राज्यसभा। कमेंट बताओ, अगर सिर्फ एक ही हाउस सेशन में ना हो, लोकसभा राज्यसभा, तो क्या प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस ला सकता है? ये तो मैंने बोल दिया कि भाई लोकसभा राज्यसभा नहीं तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस लाए। लेकिन अगर लोकसभा राज्यसभा में एक है तो क्या प्रेसिडेंट उस केस में ऑर्डिनेंस ला सकता है? बताओ, ठीक है? तो ये चीज़ देख लो, ठीक है? प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस ले आया। अब जब प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस ले आया उसका सेम फोर्स होता है, इफेक्ट होता है जैसे कि एक नॉर्मल एक्ट होता है पार्लियामेंट का, वो सेम वैसे ही उसके पावर होता है। दैट इज इट इज़ रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर, नहीं बैक डेट से आ सकता है, सारा कुछ पावर होता है उसके पास।
अब जब ये दोनों हाउसेज मिलेंगे और उसका जो आंसर है उसका आंसर है नो 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 नो, यानी कि अगर एक हाउस भी सेशन में ना हुआ तो भी प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस ला सकता है, मतलब अच्छा यस आंसर होगा उसका, ठीक है ठीक है, मतलब प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस ला सकता है अगर लोकसभा राज्यसभा में कोई एक भी ना हुआ। क्यों? क्योंकि बिल एक्ट तभी बन सकता है जब दोनों हाउसेज से वो बिल पास हो। हमने कोई कहीं ऐसा देखा, चाहे वो ऑर्डिनरी बिल से लेके मनी बिल हो, क्या कहीं ऐसा मैंने पढ़ा है कि ये एक हाउस में बिल भेजना ही नहीं है? ऐसा तो कहीं नहीं था। हाँ, हो सकता है मनी बिल के पास रिकमेंडेटरी पावर हो, लेकिन डिस्कस करने का पावर तो है। तो बिना आप दूसरे हाउस से पास किए बिल तो पास ही नहीं हो सकता है। तो इसलिए दोनों हाउसेस का अनिवार्य है। अगर एक भी ना हुआ तो भी ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है भाई प्रेसिडेंट। और जब ये दोनों लोग इकट्ठा होंगे लोकसभा राज्यसभा, और इनको ऑथराइज करना पड़ेगा उस ऑर्डिनेंस को, और अगर उन्होंने ऑथराइज नहीं किया तो क्या होगा? अगर कर दिया तो ठीक है, और अगर नहीं किया पहली बात तो कोई रेस्पॉन्ड नहीं किया तो 6 हफ्ते के बाद अपने आप खत्म हो जाएगा, मर जाएगा ऑर्डिनेंस वो। और अगर डिसअप्रूव कर दिया तो वहीं पे खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर पार्लियामेंट अप्रूव ना करे किसी ऑर्डिनेंस को तो उसकी मैक्सिमम लाइफ कितनी हो सकती है? थोड़ा सा कोई इंपॉर्टेंट बहुत चीज़ नहीं है ये, लेकिन थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है कि भाई हमें पता है कि पार्लियामेंट के 2 सेशन के बीच का जो गैप है मैक्सिमम वो 6 महीने का हो सकता है, 6 मंथ का हो सकता है, ठीक है। और 6 हफ्ते तक वो जिंदा रह सकता है ऑर्डिनेंस, अगर पार्लियामेंट ने अप्रूव ना किया तो मैक्सिमम जो एज है, मैक्सिमम एज आप बोल सकते हो ऑर्डिनेंस की, अगर पार्लियामेंट अप्रूव ना करे तो 6 महीने 6 हफ्ते हो सकती है। अगर अप्रूव कर दिया तो वो तो चलता रहेगा सालों सालों तक, जब तक डिसअप्रूव नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर ना करे तो मैक्सिमम 6 महीने 6 हफ्ते। 6 महीने का लॉजिक क्या है कि भाई 6 महीने से ज़्यादा तो मतलब गैप बढ़ ही नहीं सकता 6 महीने। हमने पढ़ा था ना कि 2 सेशन के बीच का जो गैप है वो 6 महीने से ज़्यादा का हो ही नहीं सकता है, इसलिए। और लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहे तो खुद से भी कभी भी इसको विथड्रॉ कर सकता है। अगर ये लोग 6 महीने तक मान लो ना है, 2 महीने के बाद लगा प्रेसिडेंट को यार अब इसको विथड्रॉ कर लेते हैं, तो अपने आप से कर सकता है इसको। इससे रिलेटेड कुछ ध्यान रखना, ठीक है। इफ एंड सो फार एज ऑर्डिनेंस अंडर दिस आर्टिकल मेक्स एनी प्रोविजन पार्लियामेंट, ठीक है, ये कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना, गवर्नर का ऐसे ही ऑर्डिनेंस का पावर होता है, राज्यपाल का वो किस आर्टिकल में है? जैसे इनका 123 में है तो 12 को इधर उधर कर दो, घुमा दो, 213 में आ जाएगा, आर्टिकल नंबर 213 अनुच्छेद 213। पॉइंट्स टू बी नोटेड माई लॉर्ड। क्या पॉइंट्स आपको नोट करने हैं? पहला, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू लेजिस्लेट बाई ऑर्डिनेंस इज नॉट अ पैरेलल पावर ऑफ लेजिस्लेशन। इस लाइन का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि लोकसभा राज्यसभा सेशन में है, ठीक है, और प्रेसिडेंट अपना लॉ बनाने में लगे। वो अपना लॉ बना रहे हैं, ये भाई साहब अपना लॉ बना रहे हैं, तो इट इज़ नॉट अ पैरेलल पावर ऑफ लेजिस्लेशन। ये सब तभी आप कर सकते हैं, प्रेसिडेंट तभी ऑर्डिनेंस ला सकता है जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो। और डीसी वाधवा केस हमें ध्यान रखना है 1987 में, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था प्रेसिडेंट, मतलब ये बोला था कि जो ऑर्डिनेंस है ला तो सकता है प्रेसिडेंट, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑर्डिनेंस आपको नहीं खेलना है। इसका मतलब ये होता है, हुआ क्या बिहार के जो गवर्नर थे बैक टू बैक ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस लाए जा रहे थे। जब भी उनको लगता था कि भाई ये बिल को जल्दी से पास करवाना है, एक्ट नहीं बन पाएगा, तो वो सेशन को क्या करते थे, प्रोरोग कर देते थे। अब जब प्रोरोग कर दिया, सत्र अवसान हो गया, तो ये सही टाइम है कि वो अब जो है ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि भाई आप जो है ऑर्डिनेंस ज़्यादा मत खेलो, ठीक है, ऑर्डिनेंस ज़्यादा मत खेलो, लिमिटेड रखो इसको, ठीक है। अब हमारा आखिरी स्लाइड है, दैट इज़ कि क्या कहीं कुछ ऐसा भी है कि हमारे राज्यसभा को कुछ स्पेशल पावर दिया गया हो? हाँ, 256 ऑर्डिनेंसेस लाए थे, यस। चलो भाई, तो अगर हम बात करें तो क्या लोकसभा के पास तो हमने देखा कि भाई मनी बिल को लेकर, राज्यसभा के पास कुछ स्पेशल पावर्स हैं, यस। इट कैन ऑथराइज पार्लियामेंट टू मेक लॉ ऑन द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को कि पार्लियामेंट जो है, जो हमारी देश की संसद है, कैन लेजिस्लेट ऑन स्टेट लिस्ट, यानी कि वो स्टेट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट में लॉ बना सकती है। 5 सिनेरियो होते हैं, उसमें से पहला सिनेरियो ये ले लो, बाकी के 4 क्या होते हैं? दूसरा,
अगर किसी इंटरनेशनल ट्रीटी को एनफोर्स करना है, लागू करना है, और लागू करने के लिए स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट में लॉ बनाना पड़ेगा, तो तीसरा सिनेरियो क्या है, अगर 2 और मोर स्टेट्स, 2 या 2 से ज़्यादा राज्य अपने लेजिस्लेटिव असेंबली से बिल पास करके स्पेशल मेजोरिटी से पार्लियामेंट को ऑथराइज करते हैं कि भाई हम बना नहीं पा रहे, तुम बना दो हमारे लिए। चौथा केस क्या है, अगर नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल लगी हो देश में। और पांचवा केस क्या है, अगर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हो, प्रेसिडेंट रूल लगा हो। तो समझ में आती है चीज़। और ये मत सोचना 2 और मोर जो स्टेट है उन्होंने बोला है कि हमारे लिए लॉ बना दो, तो पार्लियामेंट पूरे 28 राज्यों के लिए, जितने भारत में राज्य, सबके लिए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे लॉ बना देगा। ऐसा नहीं है। ऐसे तो फिर जहाँ जहाँ बीजेपी की मान लो सरकार है, तो वहाँ किस बोल देंगे कि भाई प्लीज़ हमारी पुलिस के लोग, हेल्थ के लिए लॉ बना दो। तो ऐसा थोड़ी ना कि पूरे राज्यों में लॉ बन जाएगा स्टेट लिस्ट में, ऐसा नहीं है। ठीक है, उन्हीं राज्यों के लिए होगा वो फिर सिर्फ। ठीक है। दूसरा स्पेशल पावर क्या राज्यसभा के पास, इट कैन ऑथराइज पार्लियामेंट टू क्रिएट न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज। तो जो हमारी ऑल इंडिया सर्विसेज हैं वो आर्टिकल नंबर 312 में है, अनुच्छेद 312 में 3 हैं अभी करंट में। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। फॉरेन नहीं है, फॉरेस्ट, फॉरेन तो इंडिया से बाहर की हो गई ना। तो ये 3 के अलावा चौथी पांचवी जो भी क्रिएट करनी है वो राज्यसभा के पास पावर है कि वो पार्लियामेंट को ऑथराइज कर दे। सम टूल्स यूज्ड बाय द पार्लियामेंट, सेंसर मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन में हम अब डिफरेंस समझते हैं क्या होता है सेंसर और नो कॉन्फिडेंस। सेंसर मोशन जो लाने के लिए ये एक इंडिविजुअल, ध्यान रखना, ठीक है, ये एक इंडिविजुअल मिनिस्टर के खिलाफ, इंडिविजुअल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या फिर इन शॉर्ट मिनिस्टर, या फिर और एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ लाई जा सकती है ये। ठीक है, सेंसर मोशन ये क्या है, ये ओनली एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ ही लाया जा सकता है, ये पूरे मंत्रिपरिषद के खिलाफ। इसको लाने के लिए 50 मेंबर्स का अप्रूवल चाहिए 50 मेंबर्स चाहिए ही चाहिए इसमें, 50 मेंबर्स का अप्रूवल इसको लाने के लिए। ठीक है, इसको लाने के लिए ऐसा कुछ कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, ये वाली कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब क्योंकि यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो फिर यहाँ पर आपको रीज़न बताना पड़ेगा, रीज़न बताना पड़ेगा। यू नीड टू स्टेट द रीज़न कि क्यों ला रहे हैं, यहाँ पर नहीं बताना पड़ेगा। ये अगर सेंसर मोशन पास हो गया, सेंसर का मतलब होता है, सेंसर तो समझते हो ना, जैसे किसी फिल्म को सेंसर कर दिया जाए, मतलब वो कि अब सिनेमा घरों में नहीं आ सकती है, सेंसर कर दिया गया उसको। ठीक है, यानी कि जब भी विपक्ष को लगता है कि भाई कोई ढंग से काम नहीं कर रहे हैं ये लोग, मंत्री लोग, तो तब लाया जाता है। ठीक है, सेंसर मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन, या फिर जो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर लगता है कि बहुमत नहीं है सरकार के पास, उस केस में। ठीक है, सेंसर मोशन अगर पास हो गया, इफ पास्ड, गवर्नमेंट नीड नॉट रिजाइन, गवर्नमेंट नीड नॉट रिजाइन, मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि वो रिजाइन करे ही करे। ये अगर पास हो गया नो कॉन्फिडेंस मोशन, गवर्नमेंट मस्ट रिजाइन, उसको रिजाइन देना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। क्लियर है? तो ये कहाँ पर लाए जा सकते हैं, तो विच एवर मोशंस विच इन्वॉल्व एन एलिमेंट ऑफ सेंसर अगेंस्ट द गवर्नमेंट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली ऑन लोकसभा। क्यों? क्योंकि सरकार गिरने की बात है इसमें, और जब सरकार तो सिर्फ गिर सकती है लोकसभा में ही ना, राज्यसभा तो एक परमानेंट हाउस है, कॉन्टिन्यूइंग चैम्बर। देखो गाड़ी वाला आ गया, किसी का कचड़ा तो नहीं है। आखिरी पॉइंट ऑफ ऑर्डर, ये क्या होता है पॉइंट ऑफ ऑर्डर? तो इट इज रेज्ड व्हेन प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस डू नॉट फॉलो द नॉर्मल रूल्स ऑफ प्रोसीजर। अगर किसी मेंबर को लगता है कि बकैती चल रही है हाउस में और तो कुछ हो नहीं रहा है, नॉर्मल जो प्रोसीजर है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर है, उसके खिलाफ से सदन की कार्रवाई नहीं चल रही है, तो वो मेंबर खड़ा होके पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज कर देगा। स्पीकर या फिर चेयरमैन से बोलेगा, हेयर आई स्पीकर और चेयरमैन रेज द पॉइंट ऑफ ऑर्डर। रीज़न बताना पड़ेगा कि भाई क्यों, क्या हो गया ऐसा। तो नॉर्मल रूल्स को फॉलो नहीं किया जा रहा है, सब आपस में लगे हुए हैं, बतिया रहे हैं, पेन फाइट खेल रहे हैं, अजीर वजीर चल रहा है, तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है पॉइंट ऑफ ऑर्डर ये। ठीक है, ये नॉर्मल रूल्स ऑफ बिजनेस में। ख़त्म हो गया हमारा लेक्चर आज का। ठीक है, और यहाँ से मैं आपको बता दूँ किस तरह से आप
डाउट पूछ सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग जैसे व्हाट्सएप पे पूछते हैं, तो आप यहाँ पर भी एप्लीकेशन पे भी डाउट पूछ सकते हैं। हेल्प एंड फीडबैक सेक्शन, पहले तो ये तीन जो ये लाइंस बनी हुई यहाँ पर जाइए, हेल्प एंड फीडबैक पे जाइए और अपना मैसेज भेजिए। ऐसा नहीं हाय सर, हेलो सर, कैसे हैं सर, सर कल क्लास होगी क्या, मतलब इस तरह की चीज़ें ना पूछें। जब आपको लगता है कि हाँ जेन्युइन डाउट है, क्वेरी है, तो कृपया करके यहाँ का इस्तेमाल करें, अपने डाउट्स को रिजॉल्व करें। सर पब्लिक प्राइवेट में क्या, देखो ऑर्डिनरी बिल दो तरह के हैं, पब्लिक बिल और प्राइवेट बिल। तो प्राइवेट मेंबर, जो प्राइवेट मेंबर लाता है, नहीं जो मिनिस्टर नहीं है, उसको बोलते हैं प्राइवेट मेंबर। उसको लाने के लिए 1 महीने का नोटिस देना होता है, और अगर कोई मिनिस्टर है तो उसको लाने के लिए सिर्फ 1 हफ्ते का नोटिस देना होता है, क्योंकि मिनिस्टर ला रहा है उसको, तो सिर्फ 1 हफ्ते का नोटिस देना होता है, और उसके ज़्यादा चांस होते हैं पास होने के। वहीं प्राइवेट वाला उतनी जल्दी पास नहीं हो पाता है। ठीक है, कचरा निकालना जरूरी क्या, बिल्कुल नहीं, भर लो अपने अंदर। बिल पेश क्या कौन करता है, क्या अपोजिशन के नेता बिल पेश नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं हिमांशु पांडे, ऐसे बिल को हम प्राइवेट मेंबर बिल बोलेंगे, लेकिन उसके पास होने के चांस कम होते हैं। वो क्यों? सोचो, खुद सोचो क्यों। अगर मान लो शशि थरूर, राहुल गांधी कोई बिल लाए, लोकसभा में बहुमत किसके पास है? सरकार के पास। राहुल गांधी कोई बिल पास हो जाना मतलब यही दिखाता है, सरकार तो एग्री करेगी नहीं विपक्ष से, यही दिखाता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है, तभी तो राहुल गांधी का बिल पास हो गया। समझ रहे हो ना? लेकिन अगर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट मसले से जुड़ा बिल है, ऐसा नहीं पास होते नहीं हैं, हो जाते हैं, लेकिन बहुत रेयर होते हैं, बहुत रेयर होते हैं। आप जाके देखो, मुझे एग्जैक्टली डेटा तो याद नहीं है, सालों पहले, बहुत साले, आई थिंक दशक हो गए होंगे अगर, कि जब बिल पास हुआ हो किसी प्राइवेट मेंबर का, कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट मसला है जिस पे कि गवर्नमेंट भी डिसएग्री नहीं कर सकती है, देन उस केस में गवर्नमेंट को भी उसके पक्ष में देना होता है। नहीं तो जनरली विपक्ष का तो नाम ही वोटिंग करती है जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है। रूलिंग गवर्नमेंट क्योंकि पावर में मेजॉरिटी है, तो वो पास नहीं हो पाता है वो। फिर अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट मसले से जुड़ा हुआ है तो फिर सरकार को वोटिंग करनी पड़ती है। ठीक है। रूल्स ऑफ प्रोसीजर भैया एमके जी अभी तो बढ़ाया, ये देखो 118, 119 कि भाई पार्लियामेंट अपने हिसाब से रूल्स बना सकती है, किस तरह से क्या होगा वो बनाया उसने। नेक बेल्ट यूज़ करो, ओके सौरभ आई विल। ठीक है सौरभ, थैंक यू बताने के लिए। वीटो पावर को नेगेटिव पावर क्यों बोलते हैं? नेगेटिव पावर को वीटो पावर बोलते हैं, ना कि वीटो को नेगेटिव बोलते हैं। नेगेटिव इसलिए बोलते हैं एस्ट्रोनॉट जी, क्योंकि वो मना कर रहा है ऐसे, जैसे कि तुम आए मेरे पास, ठीक है, तुम्हारे पास रिश्ता है, तुमने हाँ कर दी, पॉजिटिव पावर, तुमने ना कर दी, नेगेटिव पावर। ठीक है सर, आप पार्ट टाइम स्टैंड अप कॉमेडी क्यों नहीं करते हो? इसके बाद यही कर लेंगे। क्वेश्चंस अब यार काफ़ी टाइम हो गया, ठीक है, आई थिंक 11:46 हो गया। अच्छा, क्वेश्चन काफ़ी सारे हैं क्योंकि पार्लियामेंट बड़ा टॉपिक है, और इसमें आपको पता है अब मैं आपको यूपीएससी वाले भी क्वेश्चंस करवाता हूँ, सीडीएस सीएपीएफ में, और उसके बाद हम लोग एसएससी के भी करते हैं। तो क्योंकि ढेरों क्वेश्चन है, उसके लिए एटलीस्ट 45 मिनट का समय तो चाहिए कम से कम। ठीक है, और उस हालत में आप लोग लग नहीं रहे, क्योंकि मैं आपको कमेंट पढ़ रहा था, सर बस करिए, है ना। तो कल ऐसा करेंगे एप्लीकेशन पे, कल सुबह इसी टाइम एप्लीकेशन पे तो कर लेंगे, क्योंकि कल सुबह यहाँ पर कंप्यूटर की 1 शॉट क्लास चलेगी, और शाम को मेरी निट्टो होगी। शाम को वैसे तो निट्टो होती है सुबह, लेकिन वो कल शाम को होगी। कल कंप्यूटर की 1 शॉट क्लास चलेगी, तो कल कर लेंगे, या तो ऐसा करेंगे कि आज शाम को ही बैच में कर लेंगे। तब तक आप रिवाइज कर लीजिएगा सभी लोग, ठीक है, वो शेड्यूल हो जाएगी क्लास, या तो आज शाम को या फिर कल सुबह। ठीक है, कट मोशन है दीपांशु जी। कट मोशन का मतलब है जैसे कि सरकार ने डिमांड रखी कि डिमांड फॉर ग्रांट, हमें इतना पैसा दे दीजिए, तो अपोजिशन क्या करता है, वैसे तो करता नहीं, उसको पता है कि बहुमत है, सरकार पास करवा लेगी उसको, लेकिन अगर लगता है कि सरकार के पास शायद बहुमत नहीं है और शायद ये मोशन पास हो जाए, तो कट मोशन इसलिए पास किए जाते हैं, एक तरह से रेफ्यूज़ करने के लिए कि भाई तुम्हारी डिमांड को हम नहीं मानते हैं जो पैसे की। ठीक है, रेलवे के लिए काफ़ी हृदय यादव, मोर देन काफ़ी है। ठीक है, मोर देन काफ़ी। आप पीसीएस यूपीएससी के क्वेश्चन उठा के कर लीजिएगा, यूपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम के, मैं तो करवाऊंगा अभी, आप देखिएगा बैच में जब हम लोग करेंगे शाम को या फिर कल सुबह। थैंक यू सभी को, और जो लोग बैच में एनरोल करना चाहते हैं, परमार एकेडमी ऐप पर जाकर आप बैच में एनरोल कर सकते हैं। वहाँ से जाकर आपको दिख जाएगा कोर्सेज़ वाले सेक्शन में। ठीक है, तो वहाँ पर यहाँ पर आपको देख सकते हैं कोर्सेज़ वाला सेक्शन दिख जाएगा, ये है कोर्सेज़ वाला सेक्शन, तो यहाँ पर। ठीक है, ये रिकॉर्डेड आपका वहीं पर चला जाता है और लाइव यहाँ पर होता है। ठीक है,
थैंक यू। और मंडे को स्टार्ट करेंगे हम अपना अगला टॉपिक, और पार्लियामेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए, थोड़ा सा हैवी टॉपिक होता है लेकिन मैंने पूरा ढंग से आपको समझा दिया अपनी पूरी कोशिश से। आपको भी थोड़ा सा इसमें रिविजन करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको एफर्ट्स मारने होंगे यहाँ पे अपने साइड से, ठीक है। ऑल राइट, थैंक यू, धन्यवाद। सर विच हाउस इज़ मोर पावरफुल, अनुज पांडे। एज सच कोई ऐसा पावरफुल और नॉन पावरफुल नहीं होता है, ठीक है। कोई ऐसा नहीं कि ये पावरफुल है वो पावरफुल है, जो है सो डिस्कस हो गया है। सर लो कॉन्फिडेंस मोशन मतलब, बेटा लो कॉन्फिडेंस कोई नहीं होता, नो कॉन्फिडेंस होता है। आर्टिकल 75 क्लॉज 3 बोलता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब यही है कि वो आंसरेबल हैं और उनको हाउस का दिल जीत के रखना है, अगर मेजोरिटी बना के रखना है, अगर नहीं है तो सरकार गिर जाएगी अगर नो कॉन्फिडेंस। जैसे कि पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार गिरी थी। नेक बेल्ट यूज़ मत करें सर, नैना नरदे बोल रही हैं। अब भाई क्या करूं मैं, करूं ना करूं? वाई नो ऐप फॉर iOS? आयुष गौतम, देर इज़ एन ऐप फॉर iOS। गो टू दी परमार SSC का टेलीग्राम चैनल। व्हेन यू विल गो टू परमार SSC का टेलीग्राम चैनल, तो देर यू विल फाइंड व्हाट, देर यू विल फाइंड अ लिंक। लेट मी टेल यू, एक सेकेंड, ठीक है। आपको एक लिंक मिलेगा, एक सेकेंड, आईफोन का लिंक डला हुआ, उसको मैं पिन करवा देता हूँ, ठीक है। एक सेकेंड रुकिएगा, मैं उसको पिन करवा देता हूँ। आप क्या करेंगे, आप आईफोन वाले यूज़र्स वेबसाइट पे जाइए parmaracademy.in, पहले अकाउंट बना लीजिए, ठीक है। पहले अकाउंट बना लीजिए सभी लोग उस पर जाके, ठीक है। यहाँ पर देखो अभी मैंने पिन कर दिया इसको, ये मैंने पिन कर दिया, अभी जाके आप देखेंगे परमार से, ठीक है, SSC टेलीग्राम चैनल पे। तो आप अकाउंट बना लीजिए, उसके बाद यहाँ पर लॉगिन कर लीजिएगा और ऑर्गेनाइजेशन ID 3456 234 डाल के, ठीक है, लॉगिन हो जाएगा आपका। सर वो कॉर्नर मोदी जी क्यों लगा रखे हैं, कहाँ कहाँ मुकॉर्नर में? अच्छा यहाँ पे। अरे यार वो पीछे PM और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वाला चैप्टर था, तो उसी की वो स्लाइड बनती हैं, तो उन्हीं स्लाइड पे ही रख दिया जाता है, मतलब आगे फॉरवर्ड होती चली गई वही। अब तुमने अगर, ठीक है यार, तुम एंटी BJP अगर हो, तुम्हारी अगर भावनाएं आहत हुई तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। या फिर अगर, ठीक है, ऐसा कोई पर्पस था नहीं रखने का, ठीक है। और बस यही है कि वो गलती से आई थिंक कंटिन्यू हो गई, ठीक है, और उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। चलो भाई, कितना मेजोरिटी चाहिए टू पास द बिल? सिंपल मेजोरिटी चाहिए ऑर्डिनरी बिल पास करने के लिए, शोएब मलिक, सिंपल साधारण बहुमत। सर क्वेश्चंस, क्वेश्चंस यार वही है कि कल क्लास है ना कंप्यूटर की, देखते हैं जैसा होता है फिर, ठीक है। थैंक यू। क्वेश्चन यूट्यूब पर भी कराइए, देखते हैं क्वेश्चंस का। सर पहले तो प्रगति सिंह राजपूत, जय सिंह राजपूत सिंह, इन तीनों गधों को ब्लॉक करो, ये सिर्फ बकैती करती हैं। क्या है भाई सब, लड़ा उड़ा मत करो यार, तुम लोग छोटे बच्चे हो क्या है कि सर देख लो इनको, ये हमें तंग कर रहे हैं, लड़ा उड़ा मत करो यार, है ना। What is NITO? NITO stands for Ninja Technique to eliminate the options. सर हम भी कानपुर से हैं सर, आप कहीं आस पास ही हो क्या? बस गुप्ता जी तुम्हारे दिल के पास। कहाँ से हो गुप्ता जी भाई, हैं? सर सी आ कायरोप्रैक्टर, शुभी गौतम जी, कायरोप्रैक्टर, कुछ लोगों ने कायरोप्रैक्टर तो मतलब टेम्परेरी पेन का रिलीफ कर देगा आपका, परमानेंट नहीं होगा। भाई नेक की हालत बहुत ख़राब है सच्ची में।
नो कॉन्फिडेंस मोशन आर्टिकल बता दो। कोई आर्टिकल नहीं, कोई कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं नो कॉन्फिडेंस मोशन। आर्टिकल 75 क्लॉज 3 बोलता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसके अवज में नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास कर दिया जाता है, कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ नो कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है, चलिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं मंडे को।